क्या चल रहा है? पढ़ाई कर रहे हैं? करंट अफेयर पीडीएफ उड़ा दिए रखे हैं? चलिए ठीक है। आज रोशन सर की क्लास नहीं हो पाई है और नहीं होगी। कल करंट अफेयर का लगा है सेशन। कल 15 अगस्त भी है और क्लास भी है। क्लास आप लोग आइएगा। कल रोशन सर की क्लास लगती है ना करंट अफेयर की। कल रोशन सर ही क्लास लेंगे। कल मेरी क्लास नहीं है आपके यहाँ। हाँ, आज आपको हमसे पढ़ना होगा, ठीक है? अरे कल तो कम से कम आई जाना मिठाई खाने ही क्या। और कल तो कल आप लोग के बैच में सर की क्लास है, ऐसा सर की तरफ से ही सूचना दिया गया है। अभी आज हमसे 1 घंटे के लिए आप हमसे पढ़ेंगे और मुझे झेलना होगा आपको। हंसते कहाँ हैं? झेलते हैं क्या? नहीं ना। टेस्ट है क्या सर? नहीं, टेस्ट नहीं हो रहा है। टेस्ट नहीं हो रहा है। जैसे आप लोग को ऑनलाइन पीडीएफ अपलोड किया गया है ऑनलाइन छात्रों को, उसी तरह से ऑफलाइन बैच में पीडीएफ प्रोवाइड किया गया है। उसी पीडीएफ के बारे में हम पूछ रहे थे आपसे। चलिए, करंट अफेयर है और पढ़ना शुरू करेंगे। कल भी आपका करंट अफेयर का रोशन सर का सेशन होगा। तो सर कैसे पढ़ाते हैं? न्यूज़पेपर ना? हाँ, तो पढ़ा करिए मेहनत से। एग्जाम के बारे में रोज एक ही बात हम क्या बताएंगे, बताइए? पढ़ना शुरू किया जाए। सर साइंस का क्लास अभी नहीं लगा। साइंस का क्लास के बारे में आप जानकारी सर से पूछेंगे क्या? हाँ, साइंस की क्लास के बारे में जानकारी आप रोशन सर से लीजिएगा। एक छात्र पूछ रहे हैं कि सर आप करंट अफेयर फरवरी का पढ़ा रहे हैं क्या? हम अभी फरवरी का करंट अफेयर नहीं, ये जो करंट अफेयर आपका चल रहा है ये जनवरी टू मार्च है। जनवरी टू मार्च पढ़ा रहे हैं। जनवरी टू मार्च 2026। इसके बीच में जितने भी करंट अफेयर की घटनाएं हुई हैं उनके बारे में हम आपको पढ़ा रहे हैं, जिसमें कि एक सेट ऑलरेडी आपको पढ़ा दिया गया है, सेट नंबर 1। अभी जो चल रहा है ये सेट नंबर 2 चल रहा है। लाइए, जो हम कल पढ़ाए थे उसको पूछते हैं, उसके बाद पढ़ाते हैं। म्यांमार के बारे में पढ़ाए थे क्या कल? ये बताइए कि ऑपरेशन ब्रह्मा जो है यह भारतीय सरकार के द्वारा, भारतीय सेना के द्वारा चलाया गया, और इसको किस देश में चलाया गया था? म्यांमार में। अच्छा, साहित्य अकादमी के बारे में भी बताया है मैंने। साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी भाषा के क्षेत्र में किस लेखिका को दिया गया? ममता कालिया। किसको दिया गया? और हिंदी भाषा के किस पुस्तक पर दिया गया? जीते जी इलाहाबाद। अंग्रेजी भाषा का पुरस्कार नवतेज सरना। किसे दिया गया? अंग्रेजी भाषा का पुरस्कार दिया गया नवतेज सरना। और पुस्तक का नाम क्या है? क्रिम्सन स्प्रिंग। पुस्तक का नाम क्रिम्सन स्प्रिंग। मैथिली भाषा का पुरस्कार महेंद्र जी। किसे दिया गया? और पुस्तक का नाम होगा धात्रीपात। क्या नाम होगा? और इस बार अगर देखा जाए तो साहित्य अकादमी पुरस्कारों को कितने भाषाओं में दिया गया? 24। कितनी भाषा में? और आपको पता है जो पिछला वाला पुरस्कार दिया गया था युवा साहित्य अकादमी अवार्ड, मतलब पीछे का, वो केवल और केवल 23 भाषा में। कितनी भाषा में? पिछले वर्ष का अगर देखा जाए तो युवा साहित्य अकादमी पुरस्कार 23 भाषाओं में दिया गया था, जिसमें एक पुरस्कार मतलब डोंगरी भाषा का पुरस्कार प्रदान नहीं किया गया था। आपको पता है कि संविधान की 22 भाषाओं के साथ 2 अन्य भाषाओं में भी पुरस्कार प्रदान किया जाता है। तो 22 भाषा के साथ 2 अन्य भाषा, एक तो अंग्रेजी और दूसरी कौन? एक अंग्रेजी और दूसरी, ध्यान दीजिएगा, राजस्थानी। कौन सी भाषा? हाँ, इन 2 भाषाओं को पुरस्कार प्रदान किया जाता है। मतलब अगर 22 और 2 देखा जाए तो कितना हो जाएगा? 24 भाषा। कितनी भाषा? 24। संविधान की 22 भाषा पता है आपको? नहीं पता है? देखो कितना आसान है। वर्णमाला पढ़ेंगे तो सबसे पहले क्या आता है? ए के बाद बी आता है ना। अच्छा, वर्णमाला में कहीं ना कहीं जी आता है, और जी के बाद क्या आता है? एच। जी के बाद वर्णमाला में कहीं के भी आता है, के के साथ के ही लिखते हैं, के। उसके बाद वर्णमाला में कहीं ना कहीं आप ढूंढेंगे तो एम आता होगा, एम और एम। उसके बाद ओ आता होगा, ओ के बाद पी आता है, फिर यस, टी, टी और यू। अच्छा, ये क्रम से लग रहा है? अरे नहीं, काहे नहीं है? क्रम से है ना। अरे ऐसा तो नहीं कि ए के बाद जेड आ गया है, क्रम से आया हुआ है ना।
यही संविधान की भाषाएं हैं। और ये संविधान की वो भाषा है जो संविधान में पहले जोड़ी गई थी। संविधान में पहले जोड़ी गई भाषा कितनी, बाद में कितना, कुल मिला के कितना, लेकिन साहित्य अकादमी में 2 और भाषा। अब साहित्य अकादमी के तहत कितनी भाषाएं, 24। साहित्य अकादमी में पुरस्कार कुल कितनी भाषाओं में दिया जाता है, 24। अब देखिए, ए फॉर असमिया, ए फॉर बी फॉर बांग्ला, बी फॉर ए फॉर असमिया, बी फॉर जी फॉर गुजराती, जी फॉर एच फॉर हिंदी, एच फॉर हिंदी नहीं होगा, एच फॉर हिंदी, एच फॉर के फॉर कन्नड़, के फॉर कश्मीरी, के फॉर के से कन्नड़ और के से कश्मीरी, एम फॉर मलयालम, एम फॉर फिर एक तो एम से मराठी, एम फॉर एम से इस वाले एम से मलयालम, यहां से ओ फॉर ओडिया, ओ फॉर पी फॉर पंजाबी, पी फॉर यस फॉर संस्कृत, यस फॉर टी, फिर टी फॉर ये टी है, टी फॉर तमिल, फिर टी फॉर तेलुगु, यू फॉर उर्दू। ओवरऑल कितनी भाषा है, नहीं, अगर देखा जाए तो मूल संविधान में कुल कितनी भाषा, ऐसे तो याद कभी होगा नहीं, ये हो जाएगा, हो जाएगा। हाँ तो बताइए, ए फॉर ए से, बी से, जी से, एच फॉर के से, एम फॉर फिर एम से, ओ फॉर पी से, एस से, टी फॉर तमिल, टी फॉर तेलुगु, यू फॉर बोलिए मेरे साथ, असमिया, बांग्ला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मराठी, मलयालम, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, उर्दू। कितनी भाषा, 14। कितनी, अभी भी बाइक से बोल रहा है, कितनी भाषा, 14 तो पहले से था, जोड़ा कितना, 8। कितना जोड़ा, कौन सी भाषा, सिंधी, कौन सी, उसके बाद नेपाली, उसके बाद मणिपुरी, उसके बाद कोंकणी, उसके बाद बोडो, फिर डोंगरी, फिर मैथिली के बाद, यानी संविधान की कुल भाषा कितनी। साहित्य अकादमी में 2 भाषा अलग से, अंग्रेजी और राजस्थानी, अंग्रेजी और, अच्छा बताइए, इंग्लिश और राजस्थानी हमने इतने में पढ़ा है, नहीं ना, ध्यान दीजिएगा। तो इसीलिए कहा गया कि साहित्य अकादमी पुरस्कार संविधान की 22 भाषाओं में तो दिया जाता है, लेकिन साथ में अन्य 2 भाषा हैं, जिसमें एक भाषा का नाम इंग्लिश और दूसरे का नाम क्या होगा, राजस्थानी। कोई दिक्कत इसमें नहीं है ना। संविधान की भाषा याद हुई, याद करिए, ए से असमिया, देखिए असमिया, बांग्ला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मराठी, मलयालम, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, उर्दू, सिंधी, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, बोडो, डोंगरी, मैथिली। ये एक तरीका है, इस माध्यम से आप चाहे तो पूरी भाषाओं को याद कर पाएंगे। ठीक है, एक बार देख लिए। अब जब आप इसको ब्रीफ पढ़ेंगे, मतलब विस्तार से पढ़ेंगे, तो आपको प्रॉपर याद हो जाएगा। ठीक है, अगर ऐसे प्रश्न एग्जाम में बनते हैं तो बना पाएंगे ना। मान लो पूछ दिया कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान में वर्णित नहीं है, एक तो दे दिया असमिया, एक दे दिया बांग्ला, एक दे दिया सिंधी और एक दे दिया मगही। मगही है, बिहार की बोली तो है लेकिन संविधान में वर्णित नहीं है। मगही, मैथिली और भोजपुरी, मगही, मैथिली और, इसका संबंध किस राज्य से है, बिहार। किससे होगा, बिहार की वह स्थानीय बोली जिसको संविधान में दर्जा है, उसका नाम, हाँ क्या नाम है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है ना। कल आपको हम नवीकरणीय ऊर्जा बता रहे थे। मुझे ये बताइए कि नवीकरणीय ऊर्जा में सर्वाधिक योगदान किस ऊर्जा का है, कौन सी ऊर्जा, 50% से ज्यादा, 50% से ज्यादा किस ऊर्जा का योगदान है, सौर ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा, ये बताइए। नवीकरणीय ऊर्जा में भारत का स्थान क्या है, नवीकरणीय ऊर्जा में विश्व स्तर पर भारत का स्थान, नवीकरणीय ऊर्जा में विश्व स्तर पर भारत का स्थान, नवीकरणीय ऊर्जा में विश्व स्तर पर भारत तीसरा। भारत कौन सा, तीसरा। सौर ऊर्जा में भारत का स्थान विश्व स्तर पर, सौर ऊर्जा में विश्व स्तर पर भारत तीसरा। भारत का स्थान सौर ऊर्जा में विश्व स्तर पर भारत का स्थान। पवन ऊर्जा में भारत का स्थान चौथा। पवन ऊर्जा में भारत का स्थान,
पवन ऊर्जा में भारत का स्थान, सौर ऊर्जा में, और सवाल बनेगा कि नवीकरणीय ऊर्जा में। अच्छा ये बताइए, सौर ऊर्जा में भारत का शीर्ष राज्य कौन? सौर ऊर्जा में भारत का शीर्ष राज्य, सौर ऊर्जा में सेकंड शीर्ष कौन? गुजरात। सेकंड शीर्ष राज्य कौन? तो हम ऐसा कह सकते हैं कि नवीकरणीय ऊर्जा में भारत का शीर्ष राज्य राजस्थान है, ऐसा बोल सकते हैं। पवन ऊर्जा में भारत का टॉप राज्य कौन? पवन ऊर्जा में भारत का शीर्ष राज्य, भारत सरकार ने कहा कि हम 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा को बनाएंगे और इसका लक्ष्य रखा गया कब तक? 2000, यानी 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा का लक्ष्य कब तक? 2000। कोई दिक्कत इसमें? यही सब पढ़ाए थे ना कल। आगे बढ़िएगा, देखिए इसमें दिया है जीवाश्म से अगर हम बात करेंगे, जीवाश्म यानी ऐसी ऊर्जा जो जीवाश्म से प्राप्त होती है उसको हम नवीकरणीय ऊर्जा नहीं बल्कि क्या बोलते हैं? अनवीकरणीय। क्या बोलेंगे? ऐसी ऊर्जा जो पेड़ पौधे और जंतुओं से प्राप्त हो, इनके दबने से प्राप्त हो, इसे हम क्या बोलेंगे? अनवीकरणीय। क्या बोलते हैं? अच्छा, अनवीकरणीय ऊर्जा को क्या हम परंपरागत बोल सकते हैं? हाँ या ना? बोल सकते हैं। अनवीकरणीय ऊर्जा एक प्रकार की परंपरागत ऊर्जा होती है, परंतु नवीकरणीय ऊर्जा को हम क्या बोलते हैं? गैर परंपरागत। क्या बोलेंगे? नवीकरणीय ऊर्जा ही गैर परंपरागत है, हाँ या ना? है ना? और हमने कहा कि अनवीकरणीय ऊर्जा ही परंपरागत ऊर्जा है, हाँ या ना? है। अनवीकरणीय ऊर्जा को हम क्या बोल सकते हैं? और नवीकरणीय ऊर्जा को गैर परंपरागत। अच्छा ये बताइए हमको कि हमने कहा कि परंपरागत ऊर्जा ही गैर नवीकरणीय ऊर्जा है, हाँ या ना? नहीं। ये बताइए परंपरागत ऊर्जा का मतलब क्या है? कोयला। एग्जाम्पल के तौर पर हमने कहा गैर नवीकरणीय ऊर्जा मतलब नवीकरणीय ऊर्जा वो नहीं है, तो जब नवीकरणीय नहीं है तो क्या है? अनवीकरणीय। तो या तो आप अनवीकरणीय बोल लो या फिर गैर नवीकरणीय बोल लो, दोनों क्या है? समान है। बना लेंगे ना? क्वेश्चन बहुत सारा घुमा के पूछता है यहां से। पिछड़ा वर्ग आयोग के बारे में हमने आपको बताया था। पिछड़ा वर्ग आयोग पर जो पहला कमीशन बना था 1900 कब बना था? 1900। दूसरा कमीशन 1900 कब? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग कब बना था? 1900 कब? 93। 1900 कब? और इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया सन 2000 कब? 18। बहुत बढ़िया याद किए हो। पिछड़ा वर्ग पर पहला कमीशन बना था 1900। दूसरा कमीशन राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग, संवैधानिक दर्जा। बहुत सही, बहुत सही। म्यांमार की बात करेंगे तो राहत और आपदा बचाव के लिए ऑपरेशन ब्रह्मा, कौन सा ऑपरेशन? कौन सा? कालादान परियोजना भारत और किसके साथ? म्यांमार। म्यांमार के नए राष्ट्रपति कौन? मिन यांग। कौन है? मिन यांग। कौन है? यही पढ़ाए थे। ऐसे याद रखेंगे ना तो एक साल का करंट अफेयर आपके जुबान पे रहेगा। कोई कहीं से उठा के पूछे, जैसे देखते हैं ना बिहार पुलिस वाले बैच में, ऐसे कॉपी उठा लीजिए कहीं से भी, ऐसे कॉपी खोलिए, डायरेक्ट पूछिए, जवाब आएगा। आप लोग भी याद करिए मेहनत से। और आगे कितना कराए थे? कितना पॉइंट? कितना क्वेश्चन? 3 कराए थे। 3 करा दिए थे कंप्लीट ना? चौथे नंबर पे आइएगा। पीडीएफ है ना आपके पास? अच्छा 3 कंप्लीट नहीं हुआ था। आइए पढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन को। कंप्लीट काहे नहीं हुआ था? ऐसा क्या रह गया? अच्छा इसका उत्तर नहीं बता पाए थे क्या? ओ दिया है कि कौन सा सही सुमेलित है। पहला तो गलत हो जाएगा क्योंकि हम लोग पढ़े हैं कि अंग्रेजी का उपन्यास नवतेज सरना। अंग्रेजी का पुरस्कार किसको दिया गया? जब पहला गलत है तो दूसरा भी क्या होगा? दूसरा भी गलत हो जाएगा। दिया है कि प्रीतपाल सिंह को उर्दू का पुरस्कार दिया गया, यह बात भी क्या है? गलत। यानी हमारा सही उत्तर कौन सा? डी हो जाएगा। आप बना लीजिए और बढ़िए आगे, उत्तर बना लीजिएगा और बढ़िए आगे। अगले क्वेश्चन पे दिया है निम्नलिखित कथनों के आधार पर सही उत्तर का चयन करिए। दिया है रॉयल जियोग्राफिकल पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला का नाम डॉक्टर कृति के कारंत है। यानी अवार्ड के बारे में दिया है। जब तक हमें पुरस्कार प्राप्त नहीं होगा इस उत्तर को हम नहीं बना सकते, तो इसके लिए नोट करिएगा अवार्ड 2026 लिखिए। अवार्ड 2026 लिखने का तरीका क्या होगा बताइए? बोल कर लिखवाएं कि बोर्ड पे लिख दें? बोर्ड पे लिख दें? बोल के लिखवा दें? चलिए ठीक है, बोर्ड पे लिखते हैं ना, लिखिए अवार्ड 2026। अवार्ड 2026 ग्रीन रखते हैं क्या? कलर तो ग्रीन वाला होना चाहिए इस समय, है ना?
कैसा लग रहा है देखो एक बार, अच्छा लग रहा है? ठीक। ग्रीन कलर हमने इसलिए रखा, हाँ, ग्रीन कलर होने का अपना एक नियम है, समझ रहे हैं ना? हाँ, इसलिए ये सावन के महीने में एक धारणा भी फैलाई गई कि ग्रीन पहनना चाहिए, ग्रीन कपड़ा होना चाहिए, और ज्यादातर हमें ग्रीन के संपर्क में होना चाहिए, समझ रहे हो ना? हाँ, इसको बना लीजिएगा। अरे ग्रीन, लेकिन लड़का थोड़ी मानेगा, लड़का या तो ब्लैक या फिर व्हाइट, दूसरा कोई कलर नहीं। और मैक्सिमम सब देखो ब्लैक पहन के आया होगा ताकि धुलना ना हो, एक कपड़ा को कम से कम 1 महीना चला पाए। नहीं, आइए पढ़ते हैं। अवार्ड 2026 ऐसा हेडिंग बना लीजिएगा, और आप लोग कहेंगे तो बोलकर लिखवा सकते हैं, बोर्ड पे ही लिख दे। बोलकर लिखेंगे बोर्ड पे, बहुत अच्छे। चलिए नोट करिएगा। आप हल्ला नहीं, बस इतना ही राय चाहिए थी आपसे। लिखिएगा अवार्ड 2026 में पहला पुरस्कार, इसमें पहला पुरस्कार। अच्छा ये बताइए, हम वर्बली पूछ रहे हैं आपसे, 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर शीर्ष झांकी का पुरस्कार किस राज्य को मिला था? महाराष्ट्र। किसे मिला? 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर शीर्ष सेना का पुरस्कार नौसेना। किसे दिया गया? नौसेना को दिया गया। किसे दिया गया? नौसेना को दिया गया। शीर्ष झांकी का पुरस्कार महाराष्ट्र और शीर्ष सेना का पुरस्कार नौसेना। शीर्ष मंत्रालय का पुरस्कार संस्कृति मंत्रालय। कौन सा? तो क्या इस बात को लिखने की जरूरत है? नहीं, छोड़ देना। लिखिएगा फीफा शांति पुरस्कार। फीफा शांति पुरस्कार, फीफा शांति पुरस्कार 2026। फीफा शांति पुरस्कार 2026 फीफा शांति पुरस्कार 2026 प्रदान किया गया। ऐसा प्रदान किया गया शब्द लिखना नहीं है, केवल डैश लगा के लिख लीजिएगा। फीफा शांति पुरस्कार डोनाल्ड ट्रंप। किसे दिया गया? डोनाल्ड ट्रंप को दिया गया। फीफा शांति पुरस्कार प्रदान किया गया डोनाल्ड ट्रंप को। दूसरा पुरस्कार लिखिएगा, दूसरा सेकंड नंबर का पुरस्कार नोट करिएगा। लिखिएगा, लिखिए नोबेल का शांति पुरस्कार, शांति पुरस्कार, नोबेल का शांति पुरस्कार। और यह पुरस्कार पिछले साल का है, मतलब 2025। नोबेल का शांति पुरस्कार 2025, यह पुरस्कार किसको प्रदान किया गया? मारिया कोरिना। किसको दिया गया? मारिया कोरिना को प्रदान किया गया। लिखिएगा नोबेल का शांति पुरस्कार 2025 मारिया कोरिना। नोबेल का शांति पुरस्कार 2025 मारिया कोरिना। आगे बढ़िएगा तीसरे पॉइंट पे। तीसरा, अच्छा एक बात आपसे बताएं, ये जो मारिया कोरिना को पुरस्कार था, ये पुरस्कार के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हम भी तो शांति समझौता कराए थे, यानी पुरस्कार तो मुझे मिलना चाहिए। तो नोबेल समिति ने तो मना किया, लेकिन मारिया कोरिना ने अपना पुरस्कार किसको दे दिया? डोनाल्ड ट्रंप। लेकिन नोबेल समिति ने कहा कि भले ये पुरस्कार डोनाल्ड ट्रंप ने ले लिया है, लेकिन जब भी हम इसको जीएस के तौर पर देंगे, यानी जब भी इसको हम सूचीबद्ध करेंगे, तो उसमें नाम किसका होगा? मारिया कोरिना। तो एक तरह से आपके एग्जाम में पूछेगा कि मारिया कोरिना ने अपना पुरस्कार किसको प्रदान कर दिया? तो डोनाल्ड ट्रंप। लेकिन एक सवाल बनेगा कि शांति का पुरस्कार प्रदान किसको किया गया? मारिया कोरिना। किसको दिया गया? मारिया कोरिना। अगला लिखिएगा, लिखिए इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी शांति और निरस्त्रीकरण पुरस्कार। निरस्त्रीकरण पुरस्कार। इंदिरा गांधी शांति और निरस्त्रीकरण पुरस्कार। ये पुरस्कार प्रदान किया गया किसको? तो वर्ष 2025 में 25 के अंदर यह पुरस्कार प्रदान किया गया मिशेल बैचलेट। किसको दिया गया? मिशेल बैचलेट। मिशेल बैचलेट। लिखिएगा इंदिरा गांधी शांति और, बोल दे रहे हैं ना, इंदिरा गांधी शांति और निरस्त्रीकरण पुरस्कार 2025 में प्रदान किया गया मिशेल बैचलेट। किसे दिया गया? मिशेल बैचलेट को दिया गया। मिशेल बैचलेट। लेकिन इसी पुरस्कार के बारे में अगर आपसे पूछता है कि इंदिरा गांधी शांति अवार्ड, चौथे नंबर पे नोट करिएगा, लिखिए इंदिरा गांधी
इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार, शांति पुरस्कार, दिख रहा है ना पीछे बैठने वालों को, सुन पा रहे हैं ना? ठीक है। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2026 में ये किसे प्रदान किया गया? तो ये प्रदान किया गया ग्राशा मासेल। किसको दिया गया? ग्राशा मासेल को प्रदान किया गया। देखो नाम थोड़ा सा ना विदेशी टाइप का है, याद रखना होगा आपको। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार, शांति पुरस्कार 2026, डैश लगा के लिख लीजिएगा ग्राशा मासेल। लिखिए 5वें नंबर पे, 5वां लिखिएगा, लिखिएगा विश्व स्तरीय, विश्व स्तरीय स्टॉकहोम, पढ़े हो आप लोग इसको? स्टॉकहोम जल पुरस्कार, विश्व स्तरीय स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2026। यह पुरस्कार प्रदान किया गया किसको? कावेद मैदेही। किसको दिया गया? कावेद मैदेही को दिया गया। यह क्वेश्चन एग्जाम में आया था। कौन सा क्वेश्चन एग्जाम में आया? हम स्टार मार्किंग कर रहे हैं। देखिए एक तो नोबल वाला क्वेश्चन आया है एग्जाम में, ये वाला प्रश्न एग्जाम में आया है, और ये कावेद मैदेही वाला प्रश्न आपकी परीक्षा में आ चुका है। ये 3 प्रश्न आपके एग्जाम में आए हैं, उसको स्टार मार्किंग कर लीजिएगा। विश्व स्तरीय स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2026 प्रदान किया गया किसको? कावेद मैदेही। किसको दिया गया? कावेद मैदेही। किसको प्रदान किया गया? कावेद मैदेही को प्रदान किया गया। आगे बढ़िएगा, आगे बढ़िए, आगे आगे अगर हम बढ़ेंगे, ज्ञानपीठ के बारे में तो हमने पढ़ा दिया है आपको। 60वें नंबर का ज्ञानपीठ दिया गया आर वीरामुथु। किसको दिया गया? लिखना होगा, लिखिएगा 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार। 6ठे नंबर पे लिखिएगा 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार, 60वां ज्ञानपीठ, ज्ञानपीठ पुरस्कार, 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार। यह पुरस्कार प्रदान किया गया वर्ष 2026 में, और पुरस्कार किसको प्रदान किया गया? आर वीरामुथु। किसको दिया गया? आर वीरामुथु को प्रदान किया गया यह पुरस्कार। लिखिएगा 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार वर्ष 2026 में प्रदान किया गया। पुरस्कार हालांकि पुराना है, लेकिन 2026 में प्रदान किया गया, और किसको प्रदान किया गया? तो आर वीरामुथु। किसको दिया गया? आर वीरामुथु को प्रदान किया गया। आगे लिखिएगा, लिखिएगा दादा साहब फाल्के, दादा साहब फाल्के, यहां लिख दे, यहां दादा साहेब, दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023। देखो पुरस्कार तो 23 का था, लेकिन प्रदान किया गया कब? 25 में। और यह पुरस्कार दिया गया किसको? मोहनलाल को प्रदान किया गया। मोहनलाल को जानते हैं आप लोग? साउथ का एक्टर है ना मोहनलाल। कितने लोगों ने देखा है? आप लोग भी देखते हो क्या साउथ मूवी? साउथ के एक हीरो हैं, एक्टर हैं मोहनलाल। इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट का पुरस्कार प्रदान किया गया भारत सरकार की तरफ से। यह ध्यान दीजिएगा, दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड लिख लेंगे। आगे लिखिएगा, आगे लिखिएगा बीसीसीआई की तरफ से सर्वश्रेष्ठ प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे दिया गया? तो लिखिएगा सर्वश्रेष्ठ प्लेयर ऑफ द ईयर, सर्वश्रेष्ठ प्लेयर ऑफ द ईयर, सर्वश्रेष्ठ प्लेयर ऑफ द ईयर। यह पुरस्कार प्रदान किया गया 2026 के अंदर, और किसे प्रदान किया गया? स्मृति मंधाना। किसको दिया गया? स्मृति मंधाना। कोई एग्जाम इधर भी दिए थे आप लोग? उस एग्जाम में आया था ये एक एग्जाम था आपका कक्षपाल का एग्जाम। कितने लोग दिए थे कक्षपाल का एग्जाम? ये क्वेश्चन था। पते नहीं ये सबको, आधी दुनिया के बारे में तो पते नहीं। पृथ्वी पर जल की मात्रा कितनी है पता है? नहीं पता? पता है? ऐसा तो नहीं कि गांव के घर के बगल में जो पोखरा है उसी को देख लिया, यही पृथ्वी पर संपूर्ण जल है क्या? हाँ, तो कम से कम थोड़ा दूरदर्शी होना चाहिए। पेपर देकर आया करिए ना, तो उस पर रिसर्च किया करिए।
कि कौन सा क्वेश्चन मेरा पूछा हुआ है, कौन सा क्वेश्चन पढ़ा हुआ है, कौन सा क्वेश्चन नहीं पढ़ा हुआ है, ये सब देखेंगे आप, तब अपने आप को आप सही डायरेक्शन में ले जा पाएंगे। ये क्वेश्चन आया था कक्षपाल की परीक्षा में और पूछा था कि प्लेयर ऑफ द ईयर महिला के क्षेत्र में अवार्ड किसको दिया गया है? स्मृति मंधाना। और यही प्लेयर ऑफ द ईयर अगर पुरुष के बारे में पूछ दे तो पुरुष का सर्वश्रेष्ठ प्लेयर ऑफ द ईयर बताओ भाई, सर्वश्रेष्ठ प्लेयर ऑफ द ईयर, हां लिखिएगा, प्लेयर ऑफ द ईयर, पुरुष की तरफ से सर्वश्रेष्ठ प्लेयर ऑफ द ईयर वर्ष 2026 का पुरस्कार यह प्रदान किया गया शुभमन गिल। किसको दिया गया? शुभमन गिल को प्रदान किया गया। यह पुरस्कार प्रदान किया गया शुभमन गिल को। और आगे बढ़िएगा, तीसरे नंबर पे पूछेगा कि सीके नायडू, सीके नायडू का संबंध किस खेल से होगा? किससे है? क्रिकेट से। सीके नायडू लाइफ टाइम, सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, सीके नायडू की तरफ से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, यानी सीके नायडू के नाम पर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार प्रदान किया गया, जिसमें एक व्यक्ति थे, नाम हो जाएगा इनका रोजर बिन्नी। क्या नाम होगा? रोजर बिन्नी। और यह पुरस्कार किसको प्रदान किया गया? किसको? राहुल द्रविड़। ध्यान दीजिएगा, राहुल द्रविड़ को प्रदान किया गया। एक महिला भी है, महिला का नाम बताइए, किसको दिया गया? मिताली राज। किसको प्रदान किया? मिताली राज को प्रदान किया गया। लिखिएगा, तीसरे नंबर की महिला हो जाएंगी कौन? मिताली राज। रोजर बिन्नी, राहुल द्रविड़ और मिताली राज को यह पुरस्कार प्रदान किया गया। बाकी पुरस्कार हम बोल के लिखवाएंगे 8-10 और। रोजर बिन्नी, इस सब के लिए तो नाम नया होगा, आप लोग जानते हो ना जी। हाँ, रोजर बिन्नी हो गया। कुछ पुरस्कारों को हम बोल के लिखवाएंगे आपसे और क्लास के टाइम ही अभी मतलब तुरंत याद करवा देंगे आपसे। कितना हुआ बताइए मुझे जरा। ठीक है जी, जो लिख रहा है लिखे। मुझे ये बताइए, फीफा की तरफ से शांति पुरस्कार 2026 किसको मिला? अच्छा, डोनाल्ड ट्रंप कहां का राष्ट्रपति है? अमेरिका। कहां का? डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति हैं कहां के? कौन से नंबर का? 47। कौन सा? 47वां। कौन सा? अमेरिका के उपराष्ट्रपति कौन है? कौन? जेडी वेंस। क्या है? अमेरिका के उपराष्ट्रपति का नाम क्या है? जेडी वेंस। और अमेरिका के राष्ट्रपति कौन? डोनाल्ड ट्रंप क्रमांक में कौन से स्थान पर है? 47वां। कौन से स्थान पे? फीफा की ओर से शांति पुरस्कार 2026 किसे दिया गया? अच्छा, फीफा का संबंध किससे है? फुटबॉल। बोलो, फीफा का संबंध किससे हो जाएगा? फुटबॉल। और फीफा की तरफ से शांति पुरस्कार किसको प्रदान किया गया? किसे दिया गया? नोबेल का शांति पुरस्कार 2025 किसको दिया गया? मारिया कोरिना। लेकिन इन्होंने अवार्ड किसको दे दिया? लेकिन अभी भी नाम किसका है? नोबेल शांति पुरस्कार 2025 किसे दिया गया? इंदिरा गांधी शांति और निरस्त्रीकरण पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया। और यही सेम इंदिरा गांधी अवार्ड 2026 वाला किसको दिया गया? ग्रासा मासेल। किसे दिया गया? विश्व स्तरीय स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2026 किसे दिया गया? कावेद में रही। किसे दिया गया? विश्व स्तरीय स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2026 किसे प्रदान किया गया? 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे? सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार कितने लोगों को प्रदान किया? 3। जिसमें एक नाम क्या होगा? दूसरा नाम और तीसरा नाम मिताली राज। क्या होगा? सर्वश्रेष्ठ पुरुष प्लेयर का अवार्ड बीसीसीआई द्वारा किसको प्रदान किया गया? शुभमन गिल। और बीसीसीआई द्वारा सर्वश्रेष्ठ महिला का पुरस्कार किसको? स्मृति मंधाना। किसे दिया गया? और दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसको प्रदान किया गया? दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मोहनलाल। किसे दिया गया? बताइए, फीफा की तरफ से शांति पुरस्कार किसको दिया गया? हाँ, फीफा का शांति पुरस्कार डोनाल्ड ट्रंप क्रमांक में स्थान कौन सा? स्थान 47। स्थान कौन सा? फीफा की तरफ से शांति पुरस्कार किसे दिया गया? और अगर देखा जाए स्पोर्ट वुमन ऑफ द ईयर, यानी महिला का जो स्पोर्ट ऑफ द ईयर का पुरस्कार था, ये किसे प्रदान किया गया? स्मृति मंधाना। और अगर पुरुष की बात करेगा, मैन ऑफ द ईयर का पुरस्कार शुभमन गिल। किसे दिया गया? सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड कितने लोगों को?
एक का नाम रोजर बिन्नी, क्या नाम है? रोजर बिन्नी के बाद राहुल द्रविड़, राहुल द्रविड़ के साथ कौन? मिताली राज। किसे दिया गया? यानी रोजर बिन्नी, राहुल द्रविड़ और मिताली राज, रोजर बिन्नी, राहुल द्रविड़ और मिताली राज। कोई दिक्कत इतने में? स्टॉकहोम जल पुरस्कार दिया गया कावेद मैदेही, किसे दिया गया? स्टॉकहोम जल पुरस्कार प्रदान किया गया किसे? कावेद मैदेही। किसे प्रदान किया गया? कावेद मैदेही को प्रदान किया गया। और इंदिरा गांधी शांति निरस्त्रीकरण पुरस्कार 2025 वाला प्रदान किया गया किसको? मिशेल बैचलेट। और यही पुरस्कार 2026 में किसे दिया गया? ग्रासा मासेल। किसे दिया गया? जरा बताइए, इंदिरा गांधी शांति निरस्त्रीकरण पुरस्कार 2025 वाला किसे दिया गया? यही पुरस्कार 2026 में किसे दिया गया? किसे दिया गया? ग्रासा मासेल। स्टॉकहोम जल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? कावेद मैदेही। किसे प्रदान किया गया? स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर कौन हो जाएंगे? स्मृति मंधाना। कौन? स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर कौन? मैन ऑफ द प्लेयर कौन? सुमन गिल। और इसमें लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार रोजर बिन्नी, राहुल द्रविड़ और मिताली राज, रोजर बिन्नी, राहुल द्रविड़ और सवाल बनेगा दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको दिया गया? किसको दिया गया? मोहनलाल। किसे प्रदान किया? कोई दिक्कत? याद हुआ? हो गया। आगे लिखिए, इसी में नोट करिए और भी पुरस्कार का नाम। आर वीरामुथु को कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया? ज्ञानपीठ। कौन सा? सवाल बनेगा कि 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको प्रदान किया गया? आर वीरामुथु। तो ये बताइए 58वां ज्ञानपीठ किसको दिया गया? राम भद्राचार्य। और 59वां ज्ञानपीठ किसको दिया गया? हाँ, नहीं पता है, ध्यान दीजिएगा। देखिए ध्यान दीजिए, सवाल बनेगा कि 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुका है, और ये पुरस्कार दिया गया किसको? राम भद्राचार्य। राम भद्राचार्य और किसको प्रदान किया गया? गुलजार। राम भद्राचार्य और गुलजार। अब देखो यहां से एक क्वेश्चन बनता है, यहां से एक प्रश्न बनेगा, राम भद्राचार्य और गुलजार। राम भद्राचार्य की भाषा पूछेगा तो कौन सी है? संस्कृत। कौन सी भाषा? और गुलजार की भाषा उर्दू। गुलजार की भाषा उर्दू। और यही पुरस्कार अगर पूछेगा आपसे कि 59वां अवार्ड जो है, 59वां अवार्ड प्रदान किया गया, ये अवार्ड प्रदान किया गया विनोद कुमार शुक्ला। किसे दिया गया? विनोद कुमार शुक्ला को प्रदान किया गया, विनोद कुमार शुक्ल को प्रदान किया गया। और ज्ञानपीठ से एक क्वेश्चन आपके प्रीलिम्स में होगा, वहीं पे नोट करिए, एक क्वेश्चन श्योर। ज्ञानपीठ से एक सवाल आपके एग्जाम में आएगा, वो चाहे सबसे पुराना वाला पूछ दे चाहे सबसे नया वाला पूछ दे, ध्यान दीजिएगा। ज्ञानपीठ से एक क्वेश्चन पक्का आएगा, श्योर आएगा। अच्छा ये बताइए, बिहार का कोई व्यक्ति था जिसको हिंदी के क्षेत्र का ज्ञानपीठ मिला है? पूछा था। बिहार का कोई व्यक्ति जिसको हिंदी के क्षेत्र में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हो? नाम 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 नहीं पता, लिखना होगा, फिर लिखिए नोट करके, नोट नोट NOT नोट नोट करके लिखिए। पिछली बार दरोगा के अंदर पूछा था, 1799 के प्रीलिम्स में दिया था कि संस्कृति के 4 अध्याय पर पुरस्कार प्रदान किया गया, और यह पुरस्कार किसको प्रदान किया गया? रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर का संबंध किस राज्य से होगा? बिहार। कहां से? दिनकर कवि के नाम से किसको जाना गया? रामधारी सिंह दिनकर। ये क्वेश्चन एग्जाम में था आपके, बिहार दरोगा प्रीलिम्स में था, तो लिखना होगा, फिर लिखिए नोट करके, नोट करके लिखिएगा। खाली मेंसे का पेपर आप लोग डाउनलोड किए, फ्री का नहीं किए? काहे? कारण क्या सर बोले हैं देने के लिए? मेंस की प्री का और मेंस का मिल गया है, प्री का भी ले लीजिए। लेने के पीछे का कारण क्या है? प्री का पेपर आप लेंगे तो आपको जो यहां से पढ़ाया जा रहा है, तो आप ढूंढ पाएंगे कि मेरे काम का है या बिना काम का है, समझ रहे हैं ना। और हम जब भी आते हैं आपके क्लास में, हम ये प्रयास करते हैं कम से कम प्री का एक क्वेश्चन तो सॉल्व करवा के ही जाएं। एक दिन में एक क्वेश्चन आना। कैठो करंट है? 25 ठो आना है, 22 ठो आना है, 22 दिन पढ़ाएंगे, खत्म, बस। क्या है? इतनी ही क्लास होती है, समझ रहे हैं ना। बस मेहनत से पढ़ना होगा आपको, 22 से 25 दिन आप पढ़ेंगे, पूरा समराइज हो जाएगा। जैसे अभी जब हम आपको पढ़ा रहे हैं ना, तो अभी हम लोग कौन से महीने पे चल रहे हैं? अगस्त पे। तो जब भी हम पढ़ाते हैं तो मेरा नजरिया होता है कि अगस्त से लेकर जनवरी तक का पूरा डेटा आपको पढ़ा दिया जाए। अभी अवार्ड पढ़ा रहे हैं, तो अवार्ड में अब हम ये सोच रहे हैं कि आपको जनवरी से लेकर अगस्त के भीतर जितने भी जरूरी पुरस्कार दिए गए हैं, इसके भीतर एग्जाम भी हुआ होगा। जैसे मार्च में एग्जाम हुआ होगा, कोई अप्रैल में कोई ना कोई एग्जाम हुआ होगा, मई में भी हुआ है,
जून में भी हुआ है, जुलाई में भी हुआ है। तो एग्जाम में क्या होता है कि पुरस्कार से क्वेश्चन आते हैं करंट वाला, तो हमने सभी को कलेक्ट कर लिया अपने दिमाग में और आके आपको यहां पे पढ़ा देते हैं। समझ रहे हैं? अब ई पढ़ाया हुआ क्वेश्चन क्या होता है, एग्जाम में कॉपी होके आता है। जैसे एसआई का क्वेश्चन उठाया, कांस्टेबल में डाल दिया। सीडीएस का क्वेश्चन उठाया, बिहार दरोगा में डाल दिया। पीसीएस का प्रश्न उठाया, बिहार दरोगा में डाल दिया। यही होता है ना? हाँ, लिखिए। क्या लिखे? नोट लिखे। नोट में क्या लिखवा रहे थे? हाँ, ज्ञानपीठ पुरस्कार लिखे। लिखिए बिहार में, बिहार में हिंदी भाषा के क्षेत्र में, हिंदी भाषा के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार लिखिएगा। प्राप्त करने वाले एकमात्र लेखक, एकमात्र शब्द का प्रयोग करिएगा क्योंकि इनके अलावा और किसी को दिया ही नहीं गया हिंदी के क्षेत्र में। एकमात्र लेखक रामधारी सिंह दिनकर हैं। रामधारी सिंह दिनकर हैं। हो गया? लिखिएगा इन्हें, अगली लाइन, इन्हें मतलब रामधारी सिंह दिनकर की ही बात हो रही है। इन्हें लिखिएगा, इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। हो गया? लिखिए रामधारी सिंह को प्रकाश का कवि, प्रकाश या सूर्य, स्लैश लगाना जानते हैं ना? स्लैश ऐसे, अरे भाग का चिन्ह बनाना जानते हैं? रामधारी सिंह दिनकर को प्रकाश या ऐसे स्लैश या सूर्य का कवि भी कहा गया। प्रकाश या सूर्य का कवि भी कहा गया। को प्रकाश या सूर्य का कवि भी कहा गया। हो गया? लिखिएगा रामधारी सिंह दिनकर की रचनाएं, रामधारी सिंह दिनकर की रचना रामधारी सिंह दिनकर की रचना उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ तथा रचना उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ तथा हाँ, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ तथा इनकी रचना संस्कृति के 4 अध्याय लिख दें क्या हम? नहीं ना, लिखिए संस्कृति के 4 अध्याय के लिए तथा इनकी रचना संस्कृति के 4 अध्याय के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। इतना हो गया? इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत? अब ज्ञानपीठ से हमने आपको 3-4 बातें बताई है। एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में श्योर आएगा, एक क्वेश्चन पक्का आएगा। समझ रहे हैं इस बात को? देखो, ज्ञानपीठ के लिए हमने पहली बार आपसे यह बताया था कि ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत कब होती है? वर्ष 1961 में। कब? 1900। ज्ञानपीठ अवार्ड 1900 पहली बार दिया गया 1965। 1900 पहला मिला 1900, पहली बार 1900। ज्ञानपीठ प्राप्त करता प्रथम व्यक्ति कौन थे? बहुत गड़बड़ बात है, नहीं पढ़े हैं क्या? पढ़े हैं कि नहीं? इस वाले में पढ़े हैं कि नहीं? हाँ या ना? ना। लिखिए ज्ञानपीठ अवार्ड
ज्ञानपीठ, इतने में तो फिर टाइम निकल जाएगा, कॉपी छीन लेगा एग्जामिनर। ज्ञानपीठ अवार्ड, ज्ञानपीठ अवार्ड, अवार्ड, इसका बेसिक कुछ लिख लीजिएगा। यहां से देखिए क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, हर बार पूछा गया है, इस बार भी संभावना है कि आ सकता है। ज्ञानपीठ अवार्ड स्थापना, स्थापना कब होती है भैया? 1961 में। लिखिए स्थापना 1961 में पहली बार प्रदान किया गया, पहली बार प्रदान किया गया, पहली बार प्रदान किया गया 1965। पहली बार प्रदान किया गया कब? 1965। लिखिएगा प्रथम पुरस्कार प्राप्तकर्ता, प्रथम पुरस्कार प्राप्तकर्ता वर्ष 1965 में, नाम था इनका जी शंकर कुरूप। क्या नाम था? जी शंकर कुरूप। सवाल देखो ये पूछता है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार पहला किस भाषा के लिए दिया गया था? तो जी शंकर कुरूप की जो भाषा थी, इनकी भाषा का नाम क्या होगा? मलयालम। कौन सी भाषा? मलयालम भाषा। प्रथम पुरस्कार प्राप्तकर्ता 1965 जी शंकर कुरूप, भाषा का नाम हो जाएगा मलयालम। स्थापना पूछेगा 1961, स्थापना 1961, पहली बार दिया गया 1900। प्रथम पुरस्कार प्राप्तकर्ता 1965 में प्राप्त किए थे कौन? जी शंकर कुरूप, भाषा का नाम मलयालम, भाषा का नाम मलयालम। सवाल पूछेगा प्रथम महिला प्राप्तकर्ता कौन थे? ध्यान दीजिएगा, पहली महिला प्राप्तकर्ता, पहली महिला प्राप्तकर्ता, पहली महिला प्राप्तकर्ता, इनका नाम हो जाएगा, क्या नाम होगा? आशा पूर्णा देवी, आशा पूर्णा देवी। पहली महिला प्राप्तकर्ता आशा पूर्णा देवी, और आशा पूर्णा देवी को किस भाषा के लिए दिया गया था? तो भाषा का नाम क्या हो जाएगा? बांग्ला भाषा के लिए प्रदान किया गया। और एक अगला सवाल आपसे यह बन सकता है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार हिंदी भाषा के क्षेत्र में किसे प्रदान किया गया? तो लिखिएगा ज्ञानपीठ, ज्ञानपीठ अवार्ड, ज्ञानपीठ अवार्ड हिंदी भाषा के क्षेत्र में, हिंदी भाषा के क्षेत्र में, हिंदी भाषा के क्षेत्र में लिखिएगा प्रदान किया गया। किसे प्रदान किया गया था? कोई बताएगा किसे दिया गया था? सुमित्रा नंदन पंत। रामधारी सिंह देखो बता रहा था, सब बस मेरे सपोर्ट की जरूरत थी। हम खाली रो बोले होते, रो तो सब बोलता रामधारी सिंह, हम समझ रहे थे इस बात को। लिखिएगा ज्ञानपीठ अवार्ड हिंदी भाषा के क्षेत्र में वर्ष 1968 में प्रदान किया गया, और यह प्रदान किया गया था सुमित्रा नंदन पंत। किसे दिया गया? सुमित्रा नंदन पंत को प्रदान किया गया। और सुमित्रा नंदन पंत को उनकी किस रचना के लिए दिया गया था? किताब का नाम क्या हो जाएगा? चिदंबरा। रचना का नाम चिदंबरा। बनाइए, याद करना ज्यादा कंपलसरी है, याद करवा देंगे, अभी परेशान नहीं होइएगा। सुमित्रा नंदन पंत को दिया गया, और किस किताब पर दिया गया? चिदंबरा पे दिया गया। अगला पुरस्कार अगर आपसे पूछेगा तो एक बात यहीं से और ध्यान दीजिएगा, एक पुरस्कार और पूछेगा, हिंदी भाषा की प्रथम महिला प्राप्तकर्ता कौन है? हिंदी की पहली महिला प्राप्तकर्ता, पहली महिला प्राप्तकर्ता, हिंदी की प्रथम महिला प्राप्तकर्ता कौन हो जाएंगे? तो ध्यान दीजिएगा, किसे दिया गया था? महादेवी वर्मा। किसे प्रदान किया गया? महादेवी वर्मा को दिया गया था। हिंदी की प्रथम महिला प्राप्तकर्ता कौन है? महादेवी वर्मा। और महादेवी वर्मा को किस किताब के लिए दिया गया था? पुस्तक का नाम हो जाएगा यामा, पुस्तक का नाम यामा। और यह पुरस्कार प्रदान किया गया था कब? 1982 में। कब दिया गया था? 1982 में दिया गया था। बनाइए। और हमने अभी आपसे एक बात बताया, हमने कहा बिहार से किसे दिया गया था? यह पुरस्कार बिहार में भी प्रदान किया गया था, और बिहार में यह पुरस्कार दिया गया था किसको? रामधारी सिंह दिनकर। बिहार में यह पुरस्कार दिया गया था रामधारी सिंह दिनकर को। और ध्यान दीजिएगा, रामधारी सिंह दिनकर को उनके किस रचना के लिए दिया गया था? तो रामधारी सिंह दिनकर की रचना का नाम क्या हो जाएगा? उर्वशी। और उर्वशी को पुरस्कार कब दिया गया था? वर्ष 1972 में प्रदान किया गया था। रामधारी सिंह दिनकर रचना का नाम है उर्वशी, और प्रदान किया गया कब? वर्ष 1972।
रामधारी सिंह दिनकर को एक पुरस्कार साहित्य का और प्रदान किया गया था, जिसका नाम क्या हो जाएगा? साहित्य अकादमी पुरस्कार। और रामधारी सिंह दिनकर को साहित्य अकादमी पुरस्कार उनकी किस रचना के लिए प्रदान किया गया? तो संस्कृति के 4 अध्याय के लिए प्रदान किया गया था। बता लेंगे? यही वाला क्वेश्चन आया था, यही वाला प्रश्न आया था कि रामधारी सिंह दिनकर को संस्कृति के 4 अध्याय के लिए कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार, न कि ज्ञानपीठ। ज्ञानपीठ किस पर दिया गया था? उर्वशी पर दिया गया था। आगे और देखिए, हमने आपसे क्या बताया? हमने कहा कि ज्ञानपीठ का 58वां पुरस्कार, ज्ञानपीठ का 58वां पुरस्कार किसको दिया गया? तो ये राम भद्राचार्य। किसको प्रदान किया गया? राम भद्राचार्य। और किसको दिया गया? गुलजार। राम भद्राचार्य और गुलजार। ज्ञानपीठ का 59वां पुरस्कार किसको प्रदान किया गया? तो 59वां प्रदान किया गया किसको? विनोद कुमार। किसे प्रदान किया गया? विनोद कुमार शुक्ला को प्रदान किया गया। और देखो यहीं से एक सवाल बनेगा, सवाल यह बनेगा कि हिंदी का 12वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो विनोद कुमार शुक्ला। हिंदी का 12वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया विनोद कुमार शुक्ला। किसे दिया गया? विनोद कुमार शुक्ला। और हिंदी भाषा के क्षेत्र में कुल कितना ज्ञानपीठ मिला है? 12। कितना मिला है? 12। हिंदी भाषा के क्षेत्र में कुल कितने ज्ञानपीठ पुरस्कार दिए गए हैं? तो 12 पुरस्कार दिए गए हैं। और आगे सवाल बनेगा कि 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको प्रदान किया गया? तो 60वां पुरस्कार प्रदान किया गया आर वीरामुथु। किसे दिया गया? आर वीरामुथु को दिया गया। आर वीरामुथु का संबंध किस राज्य से हो जाएगा? तो तमिलनाडु से। कहां से? तमिलनाडु या केरल, जो आएगा अपना बना लीजिएगा। ठीक है, ठीक बनाइए। वैसे उत्तर तमिलनाडु होगा। तमिलनाडु से संबंधित है ये लेखक आर वीरामुथु, जिनको अवार्ड दिया गया 60वें नंबर का ज्ञानपीठ। लिख लिए? अब लिख लो और इस पर मुहर लगा लो कि बिहार दरोगा के प्रीलिम्स में एक क्वेश्चन आएगा ऐसा। हर पेपर में, कोई पेपर उठाइए आप प्रीलिम्स का, ऐसे आंख बंद करो, एक प्रीलिम्स उठाओ, ऐसे ढूंढो ज्ञानपीठ है कि नहीं, होगा। ढूंढिए, ऐसे उठाइए साहित्य अकादमी है कि नहीं, दिख जाएगा। क्या का? अच्छा, आशा देवी पूर्णा को 1978 में मिला था। क्वेश्चन दिमाग में बनता है ना आप लोग के भी? क्या क्वेश्चन बनाने की क्षमता है ना आप लोग के अंदर भी? हाँ है। सब छात्र, एक ही छात्र दिखता है हमको हर जगह। बिहार पुलिस में जाएंगे यही सब दिखेगा। क्या आप लोग नए थे? वो सब था पीछे बैठने वाला। ये जो छात्रा अभी सवाल पूछी है, पढ़ती होने चाहिए। हाँ पढ़ती है। अब ऐसे लोग दिखते हैं तो गुस्सा आता है, मन होता है खिड़की से उठाकर फेंक दे कि सब बैच में खाली तुम ही लोग पढ़ो। अरे और भी लोग हैं, छोटे भाई बहन है, उनको समय देना चाहिए। क्या देना चाहिए ना? आप ही लोग छोटे हैं क्या घर में? और तब तो मौका मिला है बढ़िया। ये बताइए, पुरस्कारों में अगर हम आपसे पूछ दे तो इंदिरा गांधी शांति और निरस्त्रीकरण पुरस्कार 2025 वाला किसे प्रदान किया गया? 25 वाला किसे? मिशेल बैचलेट। बोलो, मिशेल बैचलेट। किसे दिया गया? मिशेल बैचलेट। किसे दिया गया? इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2026 ग्रासा मासेल। किसे दिया गया? ये बताइए, बीसीसीआई की तरफ से स्पोर्ट वुमन ऑफ द ईयर का पुरस्कार स्मृति मंधाना, और स्पोर्ट की तरफ से मेंस का पुरस्कार दिया गया शुभमन गिल। और सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार कितने लोगों को? 3 लोगों को, जिसमें एक नाम होगा रोजर बिन्नी। क्या नाम होगा? दूसरा नाम, तीसरा मिताली राज। क्या है? मिताली राज। सवाल पूछेगा कि सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किस महिला खिलाड़ी को दिया गया? तब मिताली राज। किसे दिया गया? और कितने पुरुषों को? 2, रोजर बिन्नी और राहुल द्रविड़। रोजर बिन्नी। और स्टॉकहोम जल पुरस्कार किसे दिया गया? कावेद मैदेही। किसे दिया गया? स्टॉकहोम जल पुरस्कार किसे दिया गया? कावेद मैदेही। ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना कब होती है? 1900। पहली बार 1900। प्रथम प्राप्तकर्ता 1965। नाम? प्रथम प्राप्तकर्ता? भाषा का नाम? भाषा। प्रथम महिला प्राप्तकर्ता? भाषा कौन सी? आशा पूर्णा देवी को किस भाषा के लिए? बांग्ला। भाषा का नाम? हिंदी का ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला? सुमित्रा नंदन। किताब का नाम? महिला का पुरस्कार? किताब का नाम? हाँ, महिला का प्रथम, हिंदी का प्रथम ज्ञानपीठ प्राप्तकर्ता महिला 1982 महादेवी वर्मा। पुस्तक का नाम? यमा। सवाल बनेगा 58वां ज्ञानपीठ राम भद्राचार्य, और 59वां पूछेगा विनोद कुमार, और 60वां पूछा तो आर वीरामुथु। और बिहार से किसे दिया गया? तो एकमात्र व्यक्ति रामधारी सिंह
दिनकर। रचना का नाम है उर्वशी और कब प्रदान किया गया? 1972। 1900 कब? 72। 1900 कब? 72 में। 1972 में। फीफा का शांति पुरस्कार दिया गया डोनाल्ड ट्रंप। फीफा शांति पुरस्कार 2026। नोबेल शांति पुरस्कार इंदिरा गांधी 2025 वाला, इंदिरा गांधी 2026 वाला। स्टॉकहोम पुरस्कार 60वां ज्ञानपीठ बना लेंगे। दादा साहब फाल्के की तरफ से लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2023 किसे दिया गया? किसे दिया गया? मोहनलाल कहां के निवासी हैं? तो केरल। कहां के? पूछा हुआ था कहां के अभिनेता को पुरस्कार प्रदान किया गया? तो केरल। कहां? और आर वीरामुथु कहां के हैं? तमिलनाडु। कहां? तमिलनाडु। देखिएगा कुछ अन्य पुरस्कार। क्या? छत्तीसगढ़। कहां के? छत्तीसगढ़ के। विनोद कुमार शुक्ला हिंदी लेखक, छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं और छत्तीसगढ़ के पहले लेखक हैं जिनको यह पुरस्कार मिला। और हिंदी के 12वें लेखक। हिंदी के कौन से हैं? 12वें। ये सब फिर ऊपर की बातें हैं, समझ रहे हैं? लिखिए लिखिए कुछ अन्य पुरस्कार। कुछ अन्य पुरस्कार, ये सब एग्जाम में आया हुआ है, बोल देना। हाँ लिखिए कुछ अन्य पुरस्कार। कुछ अन्य पुरस्कार, इसमें लिखिए पहला। कुछ अन्य पुरस्कार लिखिएगा पहला। पहला लिखिए व्हीटली सम्मान 2026 लिखना होगा। लिखिएगा व्हीटली सम्मान, व्हीटली सम्मान 2026। देखिए ऐसे व्हीटली सम्मान 2026। हंसते कहां हो? इनाम अलग लग रहा है क्या? लिखिएगा व्हीटली सम्मान 2026, व्हीटली पुरस्कार 2026 डैश लगा के लिखिए परवीन शेख को प्रदान किया गया। परवीन शेख, परवीन शेख हो जाएगा। प र ब पर क्या मात्रा? बड़ी की मात्रा, उसके बाद न। लिखिए परवीन शेख। व्हीटली पुरस्कार 2026 किसे दिया गया? परवीन शेख। एक बार और बोलिए व्हीटली पुरस्कार 2026 किसे प्रदान किया गया? परवीन शेख। किसे दिया गया? परवीन शेख। किसे प्रदान किया? लिखिएगा विश्व का सर्वश्रेष्ठ, विश्व का सर्वश्रेष्ठ स्कूल का पुरस्कार, विश्व का सर्वश्रेष्ठ स्कूल पुरस्कार। एग्जाम में पूछा है ये क्वेश्चन। विश्व का सर्वश्रेष्ठ स्कूल पुरस्कार डैश लगा के लिखिएगा। लिखिए स्कूल पुरस्कार आर्मी गुडविल स्कूल। आर्मी, अरे आर्मी तो लिख लेंगे ना। लिखिए आर्मी, आर्मी गुडविल स्कूल। और ये है कहां पर? अनंतनाग में। कहां पर? अनंतनाग। अनंतनाग का मतलब राज्य कौन सा? जम्मू कश्मीर। लिखिएगा आर्मी गुडविल पुरस्कार। ये स्कूल का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार दिया गया किसको? तो आर्मी गुडविल स्कूल को दिया गया, जो कि कहां पे है? अनंतनाग में। कहां पर? अनंतनाग में। नोट करिए, हो गया। लिखिए वैश्विक प्रतिष्ठा पुरस्कार, वैश्विक प्रतिष्ठा पुरस्कार लिख देना। लिखिए वैश्विक प्रतिष्ठा पुरस्कार, वैश्विक प्रतिष्ठा पुरस्कार 2026 किसे प्रदान किया गया? हर्षवर्धन को। वैश्विक प्रतिष्ठा पुरस्कार प्रदान किया गया किसको? हर्षवर्धन को। वैश्विक प्रतिष्ठा पुरस्कार प्रदान किया गया किसको? हर्षवर्धन। किसे दिया गया? लिखिएगा एफएओ की ओर से, एफएओ की तरफ से, हां कृषि सम्मान या सर्वोच्च सम्मान। लिखिएगा एफएओ, नहीं लिख पाएंगे। एफएओ की ओर से कृषि सम्मान। एफएओ की ओर से कृषि सम्मान किसको दिया गया? नरेंद्र मोदी को प्रदान किया गया। क्या? और कब? एफएओ का मुख्यालय पता है कहां है? रोम में। रोम कहां है? देख लो, इटली से लाए। बनाइए, बनाइएगा। एफएओ की तरफ से कृषि का पुरस्कार दिया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। हो गया।
और लिख लीजिएगा। क्या लिखना है? कुछ नहीं लिखना है, बना लीजिएगा। और क्या लिखेंगे? मोदी जी के बारे में पूरी जानकारी आपको हम दिए थे। इटली के संबंध में जानकारी हो गई है ना पूरी? इटली से क्वेश्चन आएगा तो हो जाएगा। ये बताओ कि भारत और इटली के बीच द्विपक्षीय वार्ता करने में कौन से दो नेता शामिल थे? हंसो मत, एग्जाम में आएगा। भारत और इटली में द्विपक्षीय वार्ता को मजबूत बनाने में दो नेता शामिल थे, एक तो नरेंद्र मोदी और दूसरा कौन? जॉर्जिया मेलोडी। कौन? जॉर्जिया। अभी देखो, हाल ही में हम इंस्टाग्राम पे देख रहे थे, मोदी जी और मेलोडी के शादी का वीडियो वायरल हो रहा है। कितने लोग देखे हो? देखे ना सब लोग? अजीब है। हाथ नीचे करिए कि हाँ एआई से बना है, लेकिन है तो रियल। अच्छा ये बताओ कि मान लीजिए एआई से बना है तो स्क्रॉल कर देना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि जो देखा होगा वो पूरा देखा होगा। समझ रहे हैं ना? तो ऐसी बातें हैं। इन्होंने इटली के अंदर गए और द्विपक्षीय वार्ता को मेलोडी टॉफी देते समय तो फोटो खिंचवा लिया, लेकिन मेलोडी एक तो फूल दी थी, लिली का फूल, वो लेते चले आए छुपा के। समझ रहे हो? छुपा के लाए और पीछे रखे अपने, लेकिन गलती से दिख गया उनके वो रील वाले में। ब्लॉग बना रहे थे। अब ब्लॉग बनाते समय अब इतना सीखे तो है नहीं कि पीछे भी देखना होता है क्या है क्या नहीं है। क्या अब जैसे ब्लॉग बना, आप ही लोग ब्लॉग बनाते होगे तो कम से कम पीछे तो पता होगा कौन है क्या? पीछे का फ्रेम देखते हैं ना, पता चला कि ब्लॉग बना रहे अपने सुंदर है, पीछे एक काला लड़का खड़ा है, तुरंत हट जाएंगे, नहीं 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 ब्लॉग बनाते हैं। तो ऐसे संबंध में आप सोचिए, मोदी जी को उतना अनुभव नहीं था, तो जब ब्लॉग बना रहे थे तो भूल गए कि पीछे लिली का पौधा रखे हुए थे। अब जो देखा कहा कि ओ लगता है पौधा वहीं से आया है। तो टॉफी देते हुए तो फोटो लिया, लेकिन पौधा देते समय भी ले लेना चाहिए था क्या? अरे कम से कम इतना भारतीयों को अनुभव होता, कुछ गया तो कुछ आया सही। क्या? चलिए ठीक है। बताइए छात्र कितना परेशान है, पढ़ रहा है और सोचिए इतना अनुभव है, आज तो बस आप ही से बात करने का मन हो रहा है। आज आज मन कर रहा है कि केवल आपसे ही आपसे बातें करूं और किसी से ना करूं। सुने थे ना? ये पढ़ते हैं। मोदी जी एकदम पूरा जेडजेन को फॉलो कर रहे हैं। कुछ दिन में ऐसे ना बोल दे फा, यार ना। अरे बोलता है सब ना जेडजेन वाला। ये सब शब्द आया कहां से जी? कहां से? रील्स वाला मीम से। मीम से ही आया है। और कौन सा शब्द आया है फा के अलावा? कौन सा? चलिए पढ़िए आगे, फिर आगे पढ़िए। मोदी जी को इस समय रिसर्च करने की आवश्यकता नहीं है, वो और बिगाड़ देंगे छात्रों को। हाँ, उनकी पुरानी जनरी को आप सीख सकते हैं कि पुराना उन्होंने बहुत मेहनत किया, और उन्होंने कहा कि हम चाय बेचने से लेकर आए हैं आगे तक, लेकिन अभी को फॉलो नहीं करेंगे तो ज्यादा ठीक है। अब पता चला कि अभी फॉलो किए तो आप भी सोचेंगे हम भी इंटरनेशनल संबंध बनाए। चलिए पढ़िए पढ़िए पढ़िए। इसमें लिखिएगा एक पुरस्कार का नाम और लिखिएगा। लिखिए क्या? अरे लिखिए। एफएओ की तरफ से देखा आपने? एफएओ की तरफ से कृषि पुरस्कार मिला किसको? नरेंद्र मोदी। किसे मिला? नरेंद्र मोदी। अब नोट करिएगा, आगे लिखिएगा। लिखिएगा इसमें, लिखिए नॉर्वे का सर्वोच्च सम्मान, नॉर्वे का सर्वोच्च सम्मान 2026 में, नॉर्वे का सर्वोच्च सम्मान 2026, नॉर्वे का सर्वोच्च सम्मान 2026 डैश लगा के लिखिएगा नरेंद्र मोदी। उसी टाइम मिला था, समझ रहे हैं ना? और उस टाइम मिला था जब यात्रा पे गए थे। कई देश घूमे थे? 5 देश ना। सबसे पहले कहां गए थे? सबसे पहले ये सबके मन में इटली आ रहा होगा। गलत बात है, सबसे पहले इटली नहीं जाएंगे, क्योंकि पहले जाएंगे। हाँ, जब सब जगह से समझौता करा लिए, जब फ्री टाइम बचा तो कहां चले गए? इटली गए। तो सबसे पहली यात्रा इन्होंने करा था कहां की? तो पहले अरब देश गए थे, यानी खाड़ी के देश में गए थे। उसके बाद अंतिम तौर पे कहां गए थे? इटली। और कुल कितने देशों की यात्रा करा था? इसी में नॉर्वे की तरफ से इनको पुरस्कार मिला और एफएओ की तरफ से इनको पुरस्कार दिया गया। एफएओ की तरफ से कौन सा पुरस्कार मिला था? कृषि का पुरस्कार। और नॉर्वे का सर्वोच्च सम्मान भी मिला था। तो सवाल पूछेगा कि नॉर्वे का सर्वोच्च सम्मान 2026 में किस नेता को प्रदान किया गया? तो नरेंद्र मोदी। किसे दिया गया?
और एफएओ की तरफ से कृषि सम्मान किसको दिया गया? नरेंद्र मोदी। एक लाइन और लिखिएगा, लिखिए लिखिए, सर्वश्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ एस्ट्रोनॉटिक्स का पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ अंतरिक्ष का पुरस्कार, अंतरिक्ष का पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ अंतरिक्ष का पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ अंतरिक्ष का पुरस्कार, डैश लगा के लिख लीजिएगा, चंद्रयान तृतीय। सर्वश्रेष्ठ अंतरिक्ष का पुरस्कार चंद्रयान तृतीय किसे प्रदान किया गया? चंद्रयान थर्ड को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ एरोनॉटिक्स पुरस्कार की अगर बात करेगा तो यह पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो चंद्रयान तृतीय को दिया गया। चंद्रयान के कितने विमान अभी तक जा चुके हैं? कितने? अरे चंद्रयान कैटो छोड़ा गया है? पहला, दूसरा और तीसरा सफल या असफल? दूसरा, पहला पहला पढ़े हैं? कहां पढ़े हैं? यहां इस क्लास में पढ़े हैं? नहीं, पढ़ाना होगा मुझे, समझिएगा। देखिए, चंद्रयान का जो पहला विमान था ये गया था सन 2008 में। कब गया? सन 2000। सफल या असफल? सफल। क्या रहा? सफल। क्या रहा? सफल। चंद्रयान सेकंड गया था सन 2000 कब? 19 में। कब गया? चंद्रयान सेकंड सफल रहा या असफल? असफल। क्या रहा? असफल। और चंद्रयान थर्ड कब गया? सन 2023 में। कब गया? सन 2023 में। सफल या असफल? असफल। क्या रहा? सॉरी, सफल। क्या रहा? हाँ, चंद्रयान थर्ड क्या रहा? सफल। और चंद्रयान थर्ड की सफलता पर 23 अगस्त को हम कौन सा दिवस मनाते हैं? अंतरिक्ष दिवस। क्या मनाते हैं? और इसी की सफलता पर इसको एक पुरस्कार दिया गया। कौन सा पुरस्कार? अंतरिक्ष पुरस्कार। तो सवाल बनेगा कि अंतरिक्ष पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो चंद्रयान थर्ड को दिया गया। ध्यान दीजिएगा, इसरो का चंद्र मिशन जो है, लिखिए, हेडिंग करके लिखिएगा, इसरो का चंद्र मिशन। इसरो का चंद्र मिशन, अगर इसरो के चंद्र मिशन की अगर हम बात करेंगे, इसरो का चंद्र मिशन, लिखिएगा, इसरो का चंद्र मिशन। इसरो के चंद्र मिशन की बात करेंगे तो इसरो ने अपने चंद्र मिशन के तहत जो पहला मिशन भेजा था इसका नाम क्या है? तो लिखिएगा, चंद्रयान प्रथम। क्या नाम है? चंद्रयान प्रथम, यानी चंद्रयान फर्स्ट। इसरो ने जो पहला मिशन भेजा इसका नाम चंद्रयान फर्स्ट। और मुझे एक बात बताइए भैया कि चंद्रयान फर्स्ट किस वर्ष भेजा गया था? सन 2000 कब? चंद्रयान फर्स्ट को भेजने के लिए किस रॉकेट का प्रयोग करा गया था? रॉकेट का नाम लिखिएगा, PSLV-C11। किसका प्रयोग करा गया? PSLV-C11 का। लिखिए, प्रयोग करा गया था किस रॉकेट का? तो नोट कर लीजिएगा, PSLV-C11। PSLV-C11 के प्रयोग से भेजा गया था। और ये एक प्रकार का क्या था? सफल था। कैसा मिशन था? सफल। यानी चंद्रयान का पहला मिशन क्या रहा? तो सफल रहा। और इसको किस बिंदु पर भेजा गया था? किस पॉइंट पर भेजा गया था? किस पॉइंट पे? इसके पॉइंट का नाम क्या हो जाएगा? जवाहर पॉइंट। क्या नाम होगा? जवाहर पॉइंट पर इसको भेजा गया। जवाहर पॉइंट पर भेजा गया और ये एक प्रकार का सफल मिशन था। इस बात को ध्यान दीजिएगा। अगर हम बात करेंगे चंद्रयान सेकंड की, अगर हम चंद्रयान 2 की बात करते हैं, चंद्रयान सेकंड की, तो भैया ध्यान देना, चंद्रयान सेकंड जो था, चंद्रयान सेकंड को भेजा गया कब? सन 2019 में। कब भेजा गया? 2019। चंद्रयान सेकंड भेजा गया सन 2019 में। और चंद्रयान सेकंड को भेजने के लिए किस रॉकेट का प्रयोग किया गया था? चंद्रयान सेकंड को भेजने के लिए प्रयोग होने वाले रॉकेट का नाम हो जाएगा GSLV-MK। GSLV-MK थर्ड M1। इतना बड़ा नाम है, याद हो जाएगा? हो जाएगा। देखिए, GSLV-MK थर्ड M1। चंद्रयान सेकंड के रॉकेट का नाम क्या हो जाएगा? तो GSLV-MK थर्ड M1। अब देखो, दरोगा ने क्या पूछा? क्या पूछा बताएं? बताएं। पूछा था कि चंद्रयान सेकंड और चंद्रयान थर्ड के तहत जो रोवर भेजा गया था, रोवर का नाम क्या था? ऑप्शन नंबर 1 भारत जेन, ऑप्शन नंबर 2 प्रलय, ऑप्शन नंबर 3 प्रज्ञान, ऑप्शन नंबर 4 विक्रम। क्या नाम था? हाँ, चंद्रयान मिशन सेकंड के तहत जो रोवर भेजा गया उसका नाम क्या था? और लैंडर का नाम विक्रम। जो मशीन ऐसे उतरने वाली थी जिसमें पैर रखा गया था उसको लैंडर। क्या बोला? तो उस पैर रखने वाली मशीन का नाम रखा गया विक्रम। क्या रखा गया? और जो उसमें मशीन छोटा सा लगा था जो निकल के इसे चलता, उसका नाम क्या है? रोवर। उसे हम कहते हैं रोवर। और रोवर का नाम क्या था? प्रज्ञान। क्या नाम था?
प्रज्ञान। लिखिएगा, लिखिए इसमें 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 आर्बिटर आर्बिटर लैंडर और रोवर भेजा गया। इसमें आर्बिटर लैंडर और रोवर भेजा गया, जिसमें लैंडर को ऐसे घेर लीजिएगा और लिखिएगा इसका नाम हो जाएगा, लैंडर का नाम क्या है, विक्रम है ना, विक्रम सारा भाई के नाम पे है। रोवर का नाम क्या हो जाएगा, तो प्रज्ञान। क्या नाम होगा, प्रज्ञान हो जाएगा। लैंडर का नाम विक्रम और रोवर का नाम क्या होगा, प्रज्ञान। यह मिशन सफल था या असफल हो गया, लिखिएगा यह मिशन असफल हो गया, असफल हो गया। मिशन क्या हुआ, तो असफल हो गया। और यह मिशन किस पॉइंट पे उतरा था, तो ध्यान दीजिएगा इसके पॉइंट का नाम क्या हो जाएगा, इसके पॉइंट का नाम होगा तिरंगा पॉइंट। पॉइंट का नाम क्या होगा, तिरंगा पॉइंट पर उतरा था। ध्यान दीजिएगा यह मिशन जो था तिरंगा पॉइंट पे उतरा और यह मिशन सफल नहीं बल्कि क्या हो गया, असफल हो गया। बनाए, लिखिए चंद्रयान 3। अच्छा ये बताओ थोड़ा सा, देखो मेरी तरफ सब, देखिए देखिए देखिए, आर्बिटर जो भेजा गया था ना, आर्बिटर का काम क्या था कि चंद्रमा की जो परिधि है, परिधि का चक्कर लगाए। तो आर्बिटर फेल नहीं हुआ, आर्बिटर तो परिधि पर चक्कर लगाया, लेकिन आर्बिटर के माध्यम से जो लैंडर निकला ना, जब ये उतर रहा था तो इसका पैर जो था, ये मुझे लगता है कि कुछ टेक्निकली इशू की वजह से संपर्क टूट गया। जब संपर्क टूटा तो तेजी से गिरा, जब तेजी से गिरा तो ये खड़ा नहीं रह पाया बल्कि लुढ़क गया। जब लुढ़क गया तो इसके अंदर जो मशीन वगैरह लगी थी वो खराब हो गई। तो कहते हैं संपर्क टूटने की वजह से ये मिशन क्या हो गया, तो विफल हो गया। उस समय देखे थे ना आप लोग, अरे आप लोग थे ना उस समय, रहे ही होंगे। 2019 की बात है, थोड़ा छोटे रहे होंगे क्या, 5 साल पहले की बात है, 6 साल 7 साल ना, 7 साल, तो थोड़ा सा छोटे रहे होंगे। लेकिन इतना तो पता होगा कि मिशन भेजा गया, कि नहीं पता था, नहीं पता रहा होगा। अच्छा लिखो चंद्रयान 3, चंद्रयान 3। तो पता है, देखो आर्बिटर तो चल रहा है, लैंडर खराब हो गया और क्या खराब हो गया, रोवर। लेकिन जानते हो अभी कुछ समय पहले सूचना आई थी, सूचना ये आई थी ना कि ई खराब हुआ है ना, ये अभी काम कर रहा है, समझ रहे हैं ना। और ऐसी सूचना देने वाली अमेरिका की कंपनी थी। अमेरिका की कंपनी ने कहा कि भारत, ये जो तुम भेजे थे 2019 में, उसमें जो अंदर मशीन रखा था ना जिसका नाम था रोवर, अभी वो काम कर रहा है, उसका यूज करो। समझ रहे हैं ना। आगे लिखिए, लिखिएगा चंद्रयान 3। लिखिए यह मिशन, लिखिए यह मिशन वर्ष 2023 में भेजा गया। यह मिशन वर्ष 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 2023 में भेजा गया, वर्ष 2023 में भेजा गया। लिखिएगा यह एक सफल मिशन था, यह एक सफल मिशन था। लिखिए यह एक सफल मिशन था। लिखिएगा इसे 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 LVM, इसे LVM MK 3rd M4, देखिए बोर्ड पे लिखा है हमने, इसे LVM M 3rd M4, LVM MK 3rd M4 नामक रॉकेट से भेजा गया, नामक रॉकेट से भेजा गया, रॉकेट से भेजा गया। लिखिएगा इस मिशन के माध्यम से, इस मिशन के माध्यम से चंद्रमा पर, इस मिशन के माध्यम से चंद्रमा पर, चंद्रमा पर, इस मिशन के माध्यम से चंद्रमा पर, चंद्रमा पर, ये देखिए पहले जब दूसरा मिशन था उसमें क्या भेजा गया था, आर्बिटर। आर्बिटर तो अभी काम कर रहा है, इसको दोबारा भेजने की आवश्यकता तो है नहीं। इस मिशन के माध्यम से कौन जाएगा, लैंडर और रोवर। इस मिशन के माध्यम से लैंडर और रोवर को भेजा गया। लिखिए इस मिशन के माध्यम से लैंडर और रोवर को भेजा गया। इस मिशन के माध्यम से लैंडर और रोवर को भेजा गया, लैंडर और रोवर को भेजा गया। लिखिएगा, लिखिए लिखिए चंद्र मिशन 3,
या चंद्र मिशन 3, उसी में आगे लिखिएगा चंद्रयान 3, अरे थर्ड लिख सकते हो ना, चंद्रयान 3 हो गया। लिखिएगा चंद्रयान 3 चंद्रमा पर दक्षिणी बिंदु पर अवस्थित शिव शक्ति पॉइंट पर भेजा गया। दक्षिणी बिंदु पर अवस्थित शिव शक्ति पॉइंट पर भेजा गया। शिव शक्ति लिख पाएंगे? लिखिए चंद्रमा के दक्षिणी बिंदु पर अवस्थित शिव शक्ति पॉइंट पर भेजा गया। कितना हो गया? आगे लिखिए, लिखिएगा, लिखिए चंद्रमा के दक्षिणी छोर पर मिशन भेजने वाला, चंद्रमा के दक्षिणी छोर पर मिशन भेजने वाला, चंद्रमा के दक्षिणी छोर पर मिशन भेजने वाला भारत संपूर्ण विश्व में पहला देश है। भारत संपूर्ण विश्व में पहला देश है। संपूर्ण विश्व में पहला देश है। पहला देश है। ये बताइए चंद्रमा के दक्षिणी छोर पर उतरने वाले में भारत का स्थान क्या है? पहला। लेकिन मुझे ये बताइए चंद्र मिशन भेजने में स्थान क्या है? क्या क्या लिखना होगा? लिखिए, लिखिए अगली लाइन लिखिए, चंद्र मिशन भेजने में संपूर्ण विश्व में भारत का स्थान, चंद्र मिशन भेजने में संपूर्ण विश्व में भारत का स्थान, चंद्र मिशन भेजने में संपूर्ण विश्व में भारत का स्थान, भारत का स्थान। अच्छा, उसमें तो पहला आपने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? पहला। अगर दक्षिणी छोर पूछेगा तो आप क्या बताएंगे? पहला। क्या बताएंगे? पहला। लेकिन अगर आपसे पूछ दे कि खाली चंद्र मिशन में कौन सा होगा? चौथा। क्या होगा? चौथा। लिखिए। नहीं, तीसरा तो मिशन था ना। अरे तीसरा मिशन था। तीसरा क्या था? मिशन था। आगे हो गया। देखो, अगर खाली आपसे पूछेगा, बस केवल आपसे पूछेगा दक्षिणी छोर, तो उसमें पहला बताइएगा। लेकिन अगर संपूर्ण चंद्र मिशन की बात करेगा और पूरे विश्व की बात करेगा तो स्थान क्या बताएंगे? चौथा। हाँ। और क्या क्या बोले? क्या नहीं, ये बताइए चंद्रयान मिशन का जो पहला था वो कब छोड़ा गया था? कब छोड़ा गया? 2008 में। कब? 2000। चंद्र मिशन 1 छोड़ा गया 2000। रॉकेट का नाम PSLV-C11। PSLV-C11। रॉकेट का नाम PSLV-C11। PSLV-C11। रॉकेट का नाम क्या है? PSLV-C11। PSLV-C11 नामक रॉकेट से 2008 में गया और सफल हुआ कि असफल? सफल हो गया। और किस बिंदु पर उतरा? जवाहर पॉइंट। कहां उतरा? लेकिन चंद्रयान 2 की बात करेगा वर्ष 2019। चंद्रयान 2 वर्ष 2019। चंद्रयान 2 वर्ष 2019 में गया, सफल हुआ कि असफल? असफल। क्या हो गया? असफल हो गया। सन 2019 में गया, असफल हो गया। और इसको किस रॉकेट से भेजा गया था? तो GSLV MK3 M1। बोलिए, GSLV MK3 M1। GSLV MK3 M1 नामक रॉकेट से भेजा गया। और इसमें क्या क्या भेजा गया था? ऑर्बिटर, लैंडर, रोवर। ऑर्बिटर, लैंडर और लैंडर का नाम, रोवर का नाम, रोवर का नाम, लैंडर का नाम। जो घूम रहा है गोल गोलू, क्या है? तीसरे मिशन में कितने लोग भेजे गए थे? 3। ऑर्बिटर, लैंडर और कौन अभी काम कर रहा है? कौन खराब हो गया? लैंडर। और लैंडर का नाम, रोवर का नाम। किस बिंदु पर उतरा? सफल या असफल?
चंद्रयान 3 कब भेजा गया? सन 2023 में। सन 2000 चंद्रयान 3 सन 2023 सन 2023 में भेजा गया। सफल या असफल? भेजने वाले रॉकेट का नाम LVM MK3 M4। LVM MK3 M4। अच्छा याद करो, चंद्रयान पहला भेजा गया था PSLV C11, दूसरा भेजा गया GSLV MK3 M4 M1, ठीक है। तीसरा भेजा गया था LVM MK3 M4। कोई दिक्कत? तीसरा मिशन सफल या असफल? क्या रहा? सफल रहा। सफल रहा। क्या भेजा गया था? लैंडर और रोवर। क्या भेजा गया? लैंडर और क्या भेजा? लैंडर और कब पहुंचा था? 23 अगस्त। कब पहुंचा? 23 अगस्त 2023। 23 अगस्त 2000। और इसके पहुंचने की खुशी में इसको पुरस्कार भी दिया गया अंतरिक्ष का। और इसको पुरस्कार देने के साथ साथ कहा गया कि प्रत्येक वर्ष 23 अगस्त को हम क्या मनाएंगे? अंतरिक्ष दिवस। यह भी क्वेश्चन पूछा था दरोगा में कि अंतरिक्ष दिवस कब मनाते हैं? 23 अगस्त। पूछा था ना। सोचो, आज के क्वेश्चन में मैंने 2-3 क्वेश्चन दरोगा का ले लिया। तो ऐसे करंट अफेयर पढ़ते। कहां भर रहे हो सब कॉपी? एक लाइन लिखिए। और क्या क्या उम्मीद लगा के कॉपी रखे, ये बताओ पहले। क्या नहीं, 12 बजने से थोड़े मतलब होता है, हम कहेंगे तब ना। यहां से 12 बजने का AM या PM हमको तो नहीं पता है। अच्छा ये बताओ, AM या PM बता दोगे तो फिर छोड़ देंगे। क्या? AM। AM ना? AM नहीं बोलोगे? उसमें कुछ देखो बोल रहा था AM। AM बोलता सब तो रोक देते यहीं पे, और बिना खाए पिए सब आजादी तक रहता। क्या? अरे आज 14 अगस्त है, कल ही आजादी मिली थी ना। हाँ ध्यान दीजिएगा, आजादी में प्रमुख भूमिका किसकी थी? भगत सिंह। महात्मा गांधी, महात्मा गांधी की थी ना। हाँ ध्यान दीजिएगा, भगत सिंह की एक बहुत अच्छी बात आपने सुना होगा। महज 13-14 साल की उम्र थी। और पता है जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ तो जलियांवाला बाग के समय भगत सिंह वहीं थे, जलियांवाला बाग में थे। और मिट्टी पर जैसे कुछ लोगों के खून बिखरे थे, कुछ गोलियां चली थी, तो वो सबको इकट्ठा कर रहे थे। गोलियों का जो खोखा होता है ना, ताकि उनके पास सबूत रहे कि वो दिखा पाए। मिट्टी से लोगों के खून को इकट्ठा कर रहे थे, भर रहे थे प्लास्टिक में। उनके पिताजी आए और उनसे पूछे कि बताओ तुम ये क्या कर रहे हो? तो भगत सिंह ने जानते हो क्या कहा? उन्होंने कहा कि बापू मैं इंकलाबी हो रहा हूं और इस मिट्टी में बंदूक बो रहा हूं। समझ? उन्होंने कहा था कि बापू मैं इंकलाबी हो रहा हूं और इस मिट्टी में बंदूक बो रहा हूं। इस एक बंदूक से 1000 बंदूकें जन्म लेंगी, अंग्रेज गिन नहीं पाएंगे, इतनी गोलियां चलेंगी। समझ रहे? तो ऐसे भी लोग हुए थे। सोचिए, महज 12-13 साल की उम्र और इतना शार्प दिमाग कि पहले से उनको लग रहा था कि अगर हम बंदूक जमीन में बोते हैं तो वहां से 1000 बंदूक निकलेगी, जन्म लेगी। उन्होंने गोली का खोखा इकट्ठा किया और उन्होंने मतलब लोगों को बताना था केवल कि अंग्रेजों ने हमारे ऊपर शासन किया है, मतलब किया है। समझ रहे हैं इस बात को? महात्मा गांधी की एक बड़ी भूमिका थी। उन्होंने कहा कि हमें अहिंसा के मार्ग पर चलकर अपने आंदोलन को सफल बनाना है। अगर हम हिंसा के मार्ग पर चलते हैं कहीं से भी, तो हिंसा के मार्ग पर चलकर कभी आंदोलन को लंबा नहीं खींचा जा सकता। क्या आपको पता है? थोड़ा सुनिएगा। देखिए हुआ क्या कि जब महात्मा गांधी की एंट्री आजादी की लड़ाई में हुई तो उन्होंने कहा कि हमें हिंसक नहीं बनना है, क्योंकि हिंसक आंदोलन अंग्रेज तो चाहते ही थे कि भारतीय हिंसा करें। समझ रहे हैं ना? अंग्रेजों का मन था कि हिंसा करें और उठाएं सीधे जेल में डाल दें। तो महात्मा गांधी का जन्म हुआ 1869। जन्म होने के उपरांत लंदन पढ़ने चले गए। कब? 1888 में। 1888 में लंदन पढ़ने चले गए। लंदन से वापस लौटे कब? 1800 कब लौटे? 92 या 93 में लंदन से लौटे। उसके बाद अब्दुल्ला के मुकदमे के लिए चले गए 1893 में। कहां? अफ्रीका। वहां से लौटे कब? 1915। कहां लौटे? भारत। 21 साल बाद महात्मा गांधी भारत लौटे। तो भारत में लौटे तो महात्मा गांधी के अंदर जुनून था कि अफ्रीका में लोगों को आजादी दिलाया है, अंग्रेजों से लड़ा है हमने, अभी मेरे पास क्षमता है, हम लड़ेंगे। तो इनके गुरु ने कहा कि नहीं, इतना उत्तेजित होने की आवश्यकता नहीं। छात्र देखते हैं उत्तेजित हो जाता है, एग्जाम में उसका 85 नंबर आएगा, वो सोचेगा कल एग्जाम हो जाए मेरा। टेस्ट में जैसे 90 नंबर आ गया तो चाहेगा कल एग्जाम हो। लेकिन टीचर को पता है, जो टेस्ट बनाया है उसको पता है कि टेस्ट का लेवल और एग्जाम का लेवल में क्या डिफरेंस है। समझ रहे हैं ना? तो गांधी अपने गुरु से मिले तो गोखले ने उनको समझाया कि अभी एक काम करो, ज्यादा हड़बड़ाओ मत, रुको रुको, अभी पूरे भारत को भ्रमण करिए। आप बाहर से आए हैं, अफ्रीका में रह के आए हैं, सॉरी लंदन में रह के आए हैं, और अफ्रीका के अंदर आपने आंदोलन को दबाया, लेकिन भारत के लोगों की मनोस्थिति को आप समझिए
उसके बाद आप आंदोलन के लिए प्रेरित होइएगा। तो महात्मा गांधी भारत भ्रमण किए, इसी भारत भ्रमण की श्रृंखला में चले गए बीएचयू में भाषण दे रहे थे। लोगों को बड़ा इनका भाषण पसंद आया और पहली बार ये सार्वजनिक तौर पर लोगों के सामने उपस्थित हुए थे। कब? 1916 में। और यहीं से इनको बिहार का व्यक्ति देखा था, राजकुमार शुक्ला, और राजकुमार शुक्ला ने कहा कि यही ऐसा व्यक्ति है जो हमें आजादी की लड़ाई में हमारी मदद करेगा। जानते हो बीपीएससी ने सवाल क्या पूछा? सवाल ये पूछा कि बिहार के लोगों ने चंपारण सत्याग्रह के दौरान या भारत की आजादी में या बिहार की आजादी में महात्मा गांधी को ही क्यों चुना? अरे और भी लोग थे, मदन मोहन मालवीय को चुन लेते, गदर पार्टी बनाया था उनको चुन लेते, कई लोग थे। इनको इसीलिए चुना क्योंकि बिहार के लोगों को ऐसा महसूस हो गया था कि आजादी की लड़ाई में हमारा सहयोग मुख्य रूप से कौन कर सकता है? महात्मा गांधी। यही इसका उत्तर था कि महात्मा गांधी से लोगों की उम्मीद थी कि आजादी की लड़ाई में हमारा सहयोग करेंगे, और सहयोग किया भी। और गांधी पहली बार चंपारण के अंदर आए और चंपारण की धरती पर इन्होंने अपने सत्याग्रह को किया। चंपारण सत्याग्रह इनका सफल हुआ तो कहा गया कि भारत में महात्मा गांधी का पहला सफल आंदोलन कौन था? चंपारण। चंपारण से आंदोलन की सफलता के बाद गांधी आगे बढ़े, अहमदाबाद के अंदर गए, मिल मजदूरों के साथ इन्होंने भूख हड़ताल पे बैठे, और उसके बाद गए खेड़ा, खेड़ा के बाद असहयोग, असहयोग के बाद दांडी मार्च। समझ रहे हैं? और गांधी जब भी आंदोलन करते थे, जैसे गांधी ने जब असहयोग किया तो असहयोग करने के बाद गांधी ने कहा कि हमें इसमें अहिंसा का मार्ग अपनाना है। लेकिन कुछ लोगों ने क्या कर दिया? हिंसा कर दिया, चौरी चौरा घटनाकांड हो गया, और चौरी चौरा कांड के कारण महात्मा गांधी ने अपने आंदोलन को क्या कर दिया? रद्द कर दिया। जानते उस समय अंग्रेज कह रहे थे गांधी जी आंदोलन चलने दीजिए ना, चलने दीजिए। अंग्रेजों का विचार था कि आंदोलन अगर लंबा चलेगा तो लोग हिंसा करेंगे और लोगों को हम उठा के क्या करेंगे? जेल में। उसी बहाने गांधी को भी उठा के कहां? जेल में। जानते हो जब आंदोलन स्थगित किया महात्मा गांधी ने, अंग्रेज इनको उठाए और जेल में डाल दिए। है कि आंदोलन को भड़काने वाले आप ही हैं, उठा के जेल में। लेकिन अपने पास जो गांधी जी है ना, उनके पास तरीका था। उनके पास तरीका जानते हो क्या है? जब अंग्रेज उनको जेल में रखते थे, आमरण अनशन, जेल के अंदर आमरण अनशन, अंग्रेज डर जाते थे कि कहीं अगर ये गांधी मर गए तो पूरा जीवन क्या, अभी भारत आजाद करना पड़ जाएगा 1920 में। समझ रहे हैं ना? तो अंग्रेजों को ऐसा लगा कि महात्मा गांधी की मृत्यु अगर जेल के अंदर होती है तो परेशानी हो जाएगी, बाहर के लोग उग्र हो जाएंगे, क्योंकि शीर्ष नेता महात्मा गांधी थे। तो गांधी जी जब आमरण अनशन पे बैठ गए, जब तबीयत खराब होने लगी तो छोड़ दिया। और गांधी चालाक थे, जानते हो जब उनको बंद किया तो 6 साल के लिए, कै साल के लिए? 6 साल। 1922 में 6 साल के लिए बंद किया, परंतु जानते हो 2 साल के अंदर रिहाई हो गई। आमरण अनशन किए, जब लगा कि नहीं एकदम दुबले पतले हो गए, एकदम शरीर से पतले हो गए, लगता है अब नहीं बचेंगे, छोड़ दिया। और महात्मा गांधी को जब छोड़ा, भाई नाटक आमरण अनशन का था, जब छोड़ा बाहर निकले, तुरंत कांग्रेस के अधिवेशन में गए और कहे कि हम आजाद हो चुके हैं, राष्ट्रव्यापी घोषणा कर दी। अन्यथा ऐसे घूमते, पुलिस उठाती, फिर जेल में डाल देती कि जेल के अंदर था तो बीमार था, बाहर आया तो घूम रहा है, उठा के जेल में डाल देते। इसीलिए गए कांग्रेस के अधिवेशन में और अध्यक्ष बने। तो पहली बार कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने किया था 1924 में, पढ़े हैं ना? हाँ। उसके बाद महात्मा गांधी ने दांडी मार्च किया। दांडी मार्च के दौरान महात्मा गांधी का सपोर्ट बहुत सारे लोगों ने किया, महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। और दांडी यात्रा में महात्मा गांधी 12 मार्च से लेकर 6 अप्रैल तक की यात्रा इन्होंने करा था, और कुल 385 किलोमीटर की दूरी इन्होंने पैदल चला था। समझ रहे हो? पैदल पैदल ये चल के गए थे 385 किलोमीटर। और जब ये चले थे तो इनके पीछे 78 लोग थे, लेकिन इतना बड़ा कारवां बन गया कि वो 78 की संख्या हजारों में बदल गई। समझ रहे हैं? और महात्मा गांधी को भीड़ पसंद था, जैसे देखते थे भीड़ तुरंत एक आंदोलन। ठीक है, जब देखा कि इतने सारे लोग समर्थन दे रहे हैं तो मौके का फायदा उठाया और एक आंदोलन चला दिया, सबने हो गया आंदोलन। सबने हो गया आंदोलन के बाद जानते हैं महात्मा गांधी को मनाने के लिए गोलमेज सम्मेलन बुलाया गया। गोलमेज सम्मेलन हुआ, गांधी जी नाराज हुए, फिर उनको गिरफ्तार किया, फिर जेल में डाल दिया। फिर महात्मा गांधी कहीं नहीं दिखे, फिर दिखे 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में जब गांधी दिखे, इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान किया, और अंग्रेजों ने फिर उठाकर इनको जेल में डाल दिया, नजरबंद कर दिया। और नजरबंद किया, इस बार गांधी जी के साथ एक घटना घट गई कि महात्मा गांधी की पत्नी की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। पत्नी का नाम क्या था? कस्तूरबा। पत्नी से प्रेम करते थे, उनका साथ छूट गया। हंस रहे हो सब, अरे महात्मा गांधी की बात है, थोड़ा तो सीरियस होना ही पड़ेगा। पत्नी की मृत्यु होने के बाद महात्मा गांधी आंदोलन से फिर किनारा कर लिए, और पत्नी की मृत्यु हो गई। एक बात आप सुने होंगे, किसी ने नींद खरीदी नरम बिस्तर से, किसी के आंखों से ख्वाबों का वो रिश्ता टूट गया। किसी ने नींद खरीदी नरम बिस्तर से,
किसी के आंखों से वो ख्वाबों का रिश्ता टूट गया। मलाल ये नहीं था कि हाथों की चूड़ियां टूटी, मलाल ये नहीं था कि हाथों की चूड़ियां टूटी, मलाल ये था कि वर्षों पुराना रिश्ता टूट गया। महात्मा गांधी को बड़ा दुख हुआ। कस्तूरबा की मृत्यु के बाद महात्मा गांधी को दुख हुआ। उन्होंने कहा कि इस श्रृंखला में मैं अपने खुद महात्मा गांधी सहित मैंने पूरे परिवार को खो दिया, ध्यान दीजिएगा, लेकिन लोग उनके साथ थे। महात्मा गांधी फिर कहीं नहीं दिखे और अंततः महात्मा गांधी आजादी के लिए इंटरनली लड़ते रहे। फिर आगे चलकर कहा गया भारत का विभाजन होगा, तो महात्मा गांधी ने मना किया कि भैया भारत का विभाजन मत करो, ठीक है। उन्होंने मना किया और गांधी ने कहा कि भारत का विभाजन अगर आप लोग करते हैं तो या तो गांधी या भारत का विभाजन। शायद नाथूराम गोडसे जानते हो, इसको अपने दिल पे ले लिया, समझ रहे हो। और महात्मा गांधी की हत्या हो गई किसके द्वारा, ध्यान दीजिएगा। और यही पूरी जर्नी थी। और आपको पता है जब भारत आजाद हुआ तो एक तरह से भारत को अंग्रेजों ने आजाद तो किया, लेकिन जानते हो कैसे आजाद किया था। मान लो हम ही आपके आंख पर पट्टी बांध दे और एक तो ऐसे गली में ले जाके छोड़े कि ना आगे कुछ दिख रहा है ना पीछे कुछ दिख रहा है, तो आप किधर जाओगे, आपको कुछ आइडिया है नहीं। तो जब अंग्रेजों ने भारत को आजाद किया तो अंधेर गली के मुहाने पे ले जाके छोड़ दिया। और भारत में कुछ अच्छे नेता हुए, ध्यान दीजिएगा, जिन्होंने भारत को उस मुकाम से बाहर निकाला, समझ रहे हैं इस बात को। और कभी भारत में आजादी की कहानी आप पढ़िएगा तो 1947 से लेकर सन 2026 के भीतर भारत, हालांकि सन 2000 के बाद तो स्थिति सही हो गई, टेक्नोलॉजी आ गई, और आपको पता होगा 1947 से लेकर सन 2000 के भीतर भारत के साथ इतने मतलब इस तरह की घटनाएं घटी हैं कि आप लोग ये महसूस करेंगे ये घटना भारत के ऊपर नहीं खुद हमारे ऊपर घट रही है। जैसे होता क्या है कि हम अपने पूरे जीवन में कभी ना कभी कहीं ना कहीं किसी बिंदु पर दबाव महसूस करते हैं और कभी ना कभी एक ऐसा फैसला लेना होता है जो लोगों के दबाव के द्वारा हमसे लिवाया जाता है। और ऐसा भारत के समय बहुत बार हुआ था, क्योंकि जब भारत आजाद हुआ तो भारत ने यह महसूस किया कि भारत के ऊपर भारत के पास संसाधनों की कमी थी, भारत के पास आर्थिक समस्याएं थी। अंग्रेजों ने जब छोड़ा तो पूरी तरह से भारत का दोहन करके छोड़ा। सोचिए, दादा भाई नेहरू ने 1868 में बता दिया था कि भारत के प्रति व्यक्ति आय कितना है, 20 रुपया है, उस समय बता दिया था। अंग्रेजों ने दोहन करना नहीं छोड़ा, दोहन लगातार करते रहे, लगातार करते रहे, लगातार करते रहे, तो भारत की आर्थिक स्थिति काफी कमजोर हुई। और उस कमजोर स्थिति को जब आप कभी पढ़िएगा, कभी पढ़ने का प्रयास कीजिएगा कि 1946 में भारत कैसा था, 47 में कैसा था, 48 में कैसा है, तो आप एक एक घटना को सुनकर रो देंगे। समझ रहे हैं इस बात को, एक एक घटना को, एक एक दिन को सुनकर आप रो देंगे कि उस समय के लोग कैसे सरवाइव किया करते थे। समझ रहे हैं, कभी खाने के लिए अनाज नहीं था, तो हमारे देश के एक प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कहा कि हम प्रेरित करेंगे लोगों को और हम खुद से जाकर अनाज उगाएंगे। और खुद गए और पंजाब के अंदर उन्होंने अपने हाथों से विदेश से लाए गए बीज को बोया और कहा कि हम उपज बढ़ाएंगे, जिनका नाम था लाल बहादुर शास्त्री। सोचिए, प्रधानमंत्री सहित सभी लोग लगे थे इस प्रयास में कि हम किसी तरह से भारत को आजाद कराएं। प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू आए, बहुत अच्छा काम किया उन्होंने, धन्यवाद है उनका, क्योंकि अंग्रेज जिस तरह से भारत को छोड़ के गए थे अंधेर गली के मुहाने पर, उस गली से निकालने का काम उस व्यक्ति ने किया था। उनकी योग्यता पे कभी कोई शक नहीं किया जा सकता, इस बात को ध्यान दीजिएगा, समझ रहे हैं। लेकिन एक बात आप लोग को इंटरेस्टिंग बताएं, ये जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे ना, ये बहुत मतलब मोदी जी से भी, ठीक है, इनका भी अंतर्राष्ट्रीय संबंध बहुत मजबूत था। आपको पता है आपको, जिस देश ने 200-250 साल तक भारत के ऊपर अधिकार किया था, उस देश के वायसराय की पत्नी से इनका संबंध था नेहरू का। समझ रहे, अब उसका नाम पता है सबको, एडविना माउंटबेटन। क्या नाम था? एडविना को नेहरू बड़ा पसंद करते थे। जानते हो, जब भारत में आजादी की लड़ाई चल रही थी ना, तो उस समय आजादी के लिए एक सम्मेलन का आयोजन हुआ था दिल्ली के अंदर, प्रगति मैदान के अंदर आजादी का समारोह मनाया जा रहा था। उस समय एडविना भी आई थी, लेकिन एडविना पीछे खड़ी थी। नेहरू को दिखी, ओ एडविना है, बुलाइए आगे। तो एडविना को नेहरू जी ने इशारा किया मंच तक आने के लिए, और एडविना को चलने के लिए लोगों ने अपना कंधा दिया था, लोगों के कंधे पर चढ़ के एडविना गई थी। समझ रहे हैं, ये वाला प्रेम था। अभी थोड़ा सा कुछ गड़बड़ हो जाए तुरंत खत्म हो जाएगा मामला इटली के साथ, क्या? तो इतना प्रेम था। तो नेहरू को आप गलत नहीं कर मतलब
छोटा नहीं मान सकते, हम तो उनको इसी नजरिए से बड़ा मानते हैं यार, यही नजरिया एडवीना वाला। ठीक है, सोचिए 200 से ज्यादा देश गुलाम है और जिसका गुलाम है और उसकी एक तरह से उसकी जड़ को इन्होंने गुलाम बना लिया। समझ रहे हो? तो ये अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। सभी उपलब्धियों में हम अगर पढ़ाते हैं तो हम इसको भी गिनते हैं। समझ रहे हैं? नेहरू जी आए, शास्त्री जी आए, शास्त्री जी की मृत्यु हुई और सबसे एक तरह से घातक मृत्यु शास्त्री जी की हुई थी और उस मृत्यु के बाद कोई विशेष तौर पे जांच नहीं की गई। और आपको पता है शास्त्री जी जब रेल मंत्री के पद पे थे तो उस समय रेल में एक दुर्घटना हो गई और उन्होंने रेल मंत्री के पद से तुरंत क्या दे दिया? रिजाइन दे दिया, तुरंत इस्तीफा दिया था। इन्होंने कहा था कि घटना का जिम्मेदार छोटे अधिकारी नहीं बल्कि शीर्ष व्यक्ति है, जो उसका शीर्ष नेतृत्व कर रहा है वही जिम्मेदार है रेल मंत्री के पद से। और आपको पता है जब ये अपने गांव घर में जाते थे, अपनी माता से मिलते थे, तो इन्होंने कभी किसी को नहीं बताया कि वो रेल मंत्री के पद पे थे। उनको लगता था कि हमारी मम्मी जो है लोगों की सिफारिश लेकर मेरे पास आएगी। अब माता जी हैं, सिफारिश लाएंगे भाई, मना नहीं कर पाएंगे, नौकरी देना पड़ जाएगा और नौकरी देने का मतलब वो तो फर्जी नौकरी हो गई। तो शास्त्री जी ने अपने जीवन काल में किसी को नहीं बताया कि वो रेल मंत्री, और एक तरह से कहते हैं कि जब वो प्रधानमंत्री भी बने तो भी उनकी प्रतिभा वही थी। और अगर देखा जाए तो आपको पता है कि 1962 में जब चीन ने भारत पर आक्रमण किया तो भारत के 10% हिस्से को ले लिया और पाकिस्तान ने इससे पहले ही आक्रमण किया था 47 में, तो भारत का जम्मू कश्मीर का 30% हिस्सा ले लिया था। और 62 की लड़ाई के बाद पाकिस्तान ने सोचा कि हम 65 में फिर आक्रमण करते हैं। पाकिस्तान ने 65 में फिर आक्रमण करने की जब सोचा तो उस समय आपको पता है कि 65 की लड़ाई में, आपको पता होना चाहिए कि 65 की लड़ाई में देखिए हुआ क्या था। 1947 में जो पीओके का हिस्सा था ये पाकिस्तान के अधीन हो गया, लेकिन जब सेना 65 की लड़ाई लड़ रही थी तो पाकिस्तान की सेना जम्मू कश्मीर के रास्ते भारत में एंट्री की, लेकिन भारत की सेना ने इतनी चालाकी दिखाया, कहा कि तुम जम्मू कश्मीर के रास्ते यहां आओगे, तो भारतीय सेना सिंध के रास्ते गई और लाहौर पे कब्जा कर लिया। पाकिस्तानियों ने कहा कि ये हमारा है, भारतीयों ने कहा कि अब यहां से ये पूरा हमारा है। समझ रहे? यानी, और जानते हो जब ये जीता, भारतीयों ने पाकिस्तान के जब हिस्से को कब्जा किया तो पाकिस्तान जो था अपने हिस्से को बचाने के लिए अमेरिका का सहारा लिया। और आपको पता है कि हमारा एक ट्रेड एग्रीमेंट हुआ था अमेरिका के साथ, अनाज को लेके, खाद्यान्न को लेके। अब स्पष्ट जानकारी तो नहीं मिल पाई, लेकिन कहा गया कि उस खाद्यान्न के एग्रीमेंट के दबाव में आकर भारत ने इस फैसले को वापस लिया और पाकिस्तान का जीता हुआ क्षेत्र क्या करना पड़ा? तो वापस करना पड़ा। लाल बहादुर शास्त्री इसके लिए समझौता करने गए थे उज्बेकिस्तान के अंदर ताशकंद में, और कहते हैं कि इसी ताशकंद में उनकी रहस्यमयी क्या हो गई? मृत्यु हो गई थी। और जब शास्त्री जी की मृत्यु हुई तो भारतीयों को यह उम्मीद थी कि शास्त्री जी उज्बेकिस्तान गए हैं, जब वापस आएंगे तो भारत के लिए कुछ लेकर आएंगे, भारत के लिए पाकिस्तान के कुछ शहरों को लेकर आएंगे, भारत के लिए जम्मू कश्मीर आजाद करा के लाएंगे। लेकिन जब शास्त्री की मृत्यु हो गई तो भारत के लोगों ने भारत में नारा दिया कि भारत के लाल ने भारत को बेच दिया। समझ रहे हैं? शास्त्री जी के परिवार को कितना आहत पहुंचा। एक तो प्रधानमंत्री गया, देश आहत हुआ, किसी के घर का बेटा गया, परिवार आहत हुआ। दूसरा, कुछ लोग जो उम्मीद लगा के बैठे थे कि समझौते में हमारे हिस्से में कुछ आएगा, नहीं मिला, उनकी उम्मीद टूटी। मतलब एक तरह से आप कह सकते हैं कि वर्ष 1965 और 66 का समय ऐसा था कि भारत एक इतने कठिन दौर से गुजर रहा था कि आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते, उसकी उम्मीद नहीं कर सकते। तो अगली प्रधानमंत्री बनती है इंदिरा गांधी, लेकिन लोगों के मन में यह था कि ये तो महिला है और देश को क्या आगे बढ़ा पाएंगे। भाई विदेशी दबाव अगर पड़ेगा तो हो सकता है महिला है देश को ना आगे बढ़ा पाए, लेकिन उन्होंने शीर्ष नेतृत्व किया और बढ़ चढ़कर नेतृत्व किया और भारत को आगे बढ़ाया। उसके बाद प्रधानमंत्री आते हैं गठबंधन की सरकार में मोरारजी देसाई, उसके बाद आते हैं आपके चौधरी चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह के बाद फिर इंदिरा गांधी को लाया गया और इंदिरा गांधी के उपरांत लाया गया किसको? तो राजीव गांधी को लाया गया और राजीव गांधी ने अब तक की बहुमत की सबसे बड़ी सरकार बनाई थी। समझ रहे हैं ना? और राजीव गांधी की मृत्यु के उपरांत आपको पता है उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के उपरांत ध्यान दीजिएगा, उनके बाद प्रधानमंत्री बने थे वीपी सिंह, वीपी सिंह के बाद प्रधानमंत्री बनाए गए चंद्रशेखर, उसके बाद बने थे पीवी नरसिम्हा राव, पीवी नरसिम्हा राव के बाद श्रृंखला चली और अंततः हमने पाया मनमोहन सिंह, और अभी प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। और आज भी आपको पता है एक रिपोर्ट आई थी और रिपोर्ट में कहा गया कि भारत हमारे पृथ्वी के क्षेत्रफल का लगभग 2.4 हिस्सा घेरता है। अगर पूरे विश्व का विकास करना है तो भारत का विकास क्या है? कंपलसरी है। ये रही भारत की पूरी जर्नी। समझ रहे हैं? और आज के लिए इतना ही फिलहाल, बाकी आप कल सर के पास आइएगा तो सर से पूरी जर्नी आप जानिएगा। कल रोशन सर की करंट अफेयर की क्लास है, ठीक है? धन्यवाद आप सभी का।